हिंदी। जैसे ही बोरला की आवाज घर में गूंजी, पाकर परिवार को बहुत बुरा लगा और वे शर्मिंदा हो गए। फ्लेमिंग फीनिक्स यूनिवर्स लॉर्ड के चेहरे की मांसपेशियां कांपने लगीं। उनके आने से पाकर्स के लिए स्थिति स्थिर हो गई थी, लेकिन बोरला के अचानक हस्तक्षेप के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। पाकर्स की योजना गड़बड़ा गई। ये बहुत क्रोधित करने वाला था। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड के स्वामी को बहुत निराशा हुई। उनकी भावनाएं रोलर कोस्टर की तरह थीं। उन्होंने अपने सभी तुरुप के पत्ते इस्तेमाल कर लिए थे, लेकिन अंत में वे उस छोटे से बच्चे को छू भी नहीं पाए। एट नोबल बन एट हमेशा कोई न कोई उसके पक्ष में खड़ा रहता था। उसे समझ में नहीं आया कि ये महान ड्यूक परिवार एक छोटे ग्रह स्तरीय मार्शल योद्धा की मदद करने के लिए क्यों तैयार थे, जो अभी अभी महान कियान साम्राज्य में आया था और जिसका कोई आधार नहीं था। यह कोई मतलब नहीं निकला। वोल्टेरू, सिनेक्लेमोन और अन्य लोगों को भी ऐसा ही लगा। वे अपने बुजुर्गों का इंतजार कर रहे थे कि वे वान टेन को नीचे ले जाएं ताकि वे अपना गुस्सा निकाल सकें। फिर भी 2 ब्रह्मांड चरण वैवाहिक योद्धाओं के प्रकट होने के बाद भी वे उसे छू नहीं सके। कोई भी जोर से नहीं बोल रहा था, लेकिन हर कोई आवाज के जरिए बातचीत कर रहा था। वे चकित थे। कुछ लोग खुशी से झूम रहे थे। वे पाकर पर हंस रहे थे क्योंकि उन्होंने एक कठोर और बदबूदार पत्थर का टुकड़ा चबाया था। शायद उनके दांत बहुत जोर से चबाने की वजह से टूट गए थे। फ्लेमिंग फीनिक्स यूनिवर्स लॉर्ड ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, इस मामले का कैवेंडिश परिवार से कोई लेना देना नहीं है। क्या आप वाकई हस्तक्षेप करना चाहते हैं? ये सही है, बोला। तुम सच में उसके छोटे से बैरन के लिए हमारे खिलाफ जाना चाहते हो। अगर कोई हमारी योजना को बर्बाद कर देता है तो पाकर इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेहतर होगा कि तुम पाकर के क्रोध का सामना करने के लिए तैयार रहो, उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान ने सख्त भाव से कहा। धमाका। एड्स बाय पब फ्यूचर धमाका। उसके बोलने के बाद 2 ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धाओं ने एक दूसरे को देखा और अपनी ब्रह्मांड मंच आभा को छोड़ा। वे बोरला पर दबाव डालने के लिए अपनी उपस्थिति के बल का उपयोग कर रहे थे। वे चाहते थे कि वह असंभव से पहले पीछे हट जाए। ये देखने की लड़ाई थी कि किसका आभामंडल अधिक मजबूत है। कमजोर वाला नुकसान में रहेगा। बोरला की अभिव्यक्ति बदल गई। अपनी क्षमता के साथ उसके लिए 2 ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धाओं की शक्तिशाली आभा का सामना करना अभी भी कठिन था। उनकी संयुक्त शक्ति भयावह थी, खासकर जब उनमें से एक ब्रह्मांड चरण के शिखर पर था। उन्होंने जो दबाव दिया वह बहुत अधिक था। एक सामान्य ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा ऐसी कठिनाइयों का सामना करने से पीछे हट सकता है। आखिरकार उनके पास भरोसा करने के लिए कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। हालांकि बोरला अलग थे। उन्हें कैवेंडिश परिवार का समर्थन प्राप्त था। उनकी नींव पाकर्स परिवार से कमजोर नहीं थी, इसलिए उन्हें डर नहीं था। वह उनसे जीत तो नहीं सका, लेकिन पीछे भी नहीं हटा। धिक्कार है, ये दोनों प्राचीन अवशेष बेशर्म हैं। बोरला ने मन ही मन कोसा। वांग टेंग इन दोनों ताकतों के बीच में था और भारी दबाव को झेल रहा था। अपनी क्षमता के साथ बीच में रहना समुद्र की सतह पर तैरती हुई एक छोटी नाव के समान था। वह किसी भी क्षण पलट सकता था। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। उसकी चेतना में आध्यात्मिक तारामंडल तेजी से घूम रहा था, जिससे एक झिलमिलाती चमक निकल रही थी जिसने उसके शरीर को स्थिर कर दिया था, जैसे कोई खंभा आकाश को थामे हुए हो ताकि वह दबाव से कुचला न जाए। उसके आसपास के कुलीन लोगों ने भी दबाव महसूस किया। उनमें से कई पीले पड़ गए और इसे झेलने में असमर्थ हो गए। ये तो नरक जैसा था। ड्यूक C2 एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा था और दबाव उस पर लक्षित नहीं था, इसलिए वह प्रभावित नहीं हुआ। हालांकि C2 वान र और C2 परिवार के अन्य युवा सदस्यों के चेहरे पीले पड़ गए थे। उनके माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें बह रही थीं और वे बेहोश होने के कगार पर थे। ड्यूक C2 गंभीर हो गया। उसके शरीर से एक शक्तिशाली शक्ति बाहर निकली और उसके परिवार के सदस्यों को ढाल की तरह घेर लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। C2 वान और अन्य लोग अंततः ठीक से सांस ले सके। ज्यादातर युवा इसी स्थिति में थे। हालांकि उनके परिवार के बड़े बुजुर्ग खुद की देखभाल में व्यस्त थे। उनके पास उनकी देखभाल करने के लिए समय और प्रयास नहीं था। नतीजतन युवा भारी दबाव के कारण केवल डर से कांप सकते थे। उनमें से कुछ लगभग रो पड़े। C2 वान एर, जियांग चेनेक्सी और जियांग वे शेंग ने अनायास ही वांग टेंग की ओर देखा। वह आभा की इस लड़ाई के बीच में था, लेकिन वह अपनी क्षमता से उनके दबावों का सामना कर सकता था। वे चकित थे। यह आदमी। वे थोड़े निराश हुए।
उनके पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वांग टेंग वाकई असाधारण व्यक्ति था। धमाका। इस समय ब्रह्मांड भगवान जिशिया ने अपनी शक्तिशाली आभा भी जारी की। बुरे बदमाशों, क्या तुम संख्या में जीतने की कोशिश कर रहे हो और अपनी आभा का उपयोग करके उसे पीछे धकेलना चाहते हो? ब्रह्मांड के स्वामी जिशिया ने तिरस्कार के साथ कहा। बोल्ला भी हंसा और अपनी आभा बिखेरी। उसके चारों ओर दबाव और बढ़ गया। उसने मुझे चाचा कहा, मैं उससे दूसरों के हाथों कैसे परेशान होने दूं? वांग टेंग ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा। बोल्ला ने उसकी मदद की क्योंकि वह उसे चाचा कहता था। ये जी परिवार द्वारा उसके पक्ष में की गई मदद से भी अधिक कीमती था। इसके अलावा बोल्ला ने अपनी असली ताकत क्यों छिपाई, इसके पीछे भी कोई कारण होगा। फिर भी उन्होंने इसे उसके कारण ही प्रकट किया। ध्यान रहे, वांग टेंग का कैवेंडिश परिवार से संपर्क केवल डीक्यू के माध्यम से ही था। फिर भी उन्होंने उसका भरपूर समर्थन किया। यह ऐसा कुछ नहीं था जो कोई सामान्य व्यक्ति कर सकता था। ब्रह्मांड के स्वामी जिशिया और बोल्ला की संयुक्त आभा दो ज्वलंत ब्रह्मांड के स्वामियों से कमजोर नहीं थी। उन्होंने शक्ति की लड़ाई शुरू कर दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। दोनों पक्ष कुछ समय तक गतिरोध की स्थिति में रहे। कोई भी बढ़त हासिल करने में सफल नहीं हो सका। ठीक है, चूंकि आप इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, इसलिए हमें लड़ना होगा। ज्वलंत फीनिक्स ब्रह्मांड के भगवान ने चिल्लाते हुए कहा और उनका चेहरा लाल हो गया। वह क्रोधित हो गया। जैसे ही उसका गुस्सा उबलने लगा, उसके शरीर से विशाल लहरों की तरह शक्ति बाहर निकल पड़ी। टकराना, टकराना, टकराना। कमरे में रखे फूलदान और सजावट की चीजें बल के प्रभाव से चकनाचूर हो गईं। फूल और पौधे क्षतिग्रस्त हो गए और कांच के टूटे हुए टुकड़े हर जगह उड़ गए। बढ़िया, मेरे जैसे जूनियर को पाकर परिवार के वरिष्ठों की शक्ति का अनुभव करने का मौका मिला। बोल्ला को डर नहीं लगा। उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। उसका कठोर व्यवहार उसके सुंदर रूप के बिल्कुल विपरीत था। उसके शरीर में उपस्थित शक्ति भड़क उठी और वह ज्वलंत फीनिक्स ब्रह्मांड के स्वामी की शक्ति की ओर टूट पड़ी। टकराना। दोनों सेनाएं हवा में ही टकरा गईं और एक भयानक विस्फोट हुआ। धमाका। क्रोधित ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी ने जब ये देखा तो वह बाहर निकल आया। बल ने सुनामी की तरह निवास में प्रवेश किया। हा, मुझे भी शामिल कर लो। ब्रह्मांड के भगवान जिशिया हंसे और शामिल हो गए। उस प्राचीन शरीर से अपार शक्ति बह निकली। बूम बूम बूम। उनके चारों ओर विस्फोटों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। चार ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धाओं की बल टक्कर असाधारण रूप से भयानक थी। उनके आसपास का स्थान दबाव से ढहने लगा और गहरे काले आयामी दरारें दिखाई देने लगी। पीछे हटो। उनके आसपास के योद्धा घबरा गए। वे जल्दी से टक्कर के केंद्र से जितना दूर हो सके उतना पीछे हट गए। यहां तक कि एक स्वर्गीय मार्शल योद्धा भी भारी रूप से घायल हो जाएगा यदि वे आयामी दरारों में फंस गए। धमाका। अगले ही पल चारों योद्धा आसमान में उड़ गए। रात के घने अंधेरे आसमान में भीषण युद्ध छिड़ गया। कुत्तों के झुंड की तरह दिखते हैं। बूम बूम बूम। अंधेरी रात में भयावह विस्फोटों ने शांति भंग कर दी। पूरा महान कियान शहर सदमे में था। कई शक्तिशाली मार्शल योद्धा स्थिति का जायजा लेने के लिए अपने घरों से बाहर निकले। उन्होंने रात के आकाश में बल की चार अत्यंत सघन गेंदें देखीं। वे चार विशाल तारों की तरह थे जो लगातार एक दूसरे से टकरा रहे थे, जिससे आसपास का अंतरिक्ष हिल रहा था। उनसे उत्पत्ति की शक्ति धीरे धीरे निकल रही थी। चार ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा लड़ रहे हैं। किसी ने अविश्वास से भरे स्वर में कहा, क्या हो रहा है? वे अचानक क्यों लड़ रहे हैं? यह महान कियान शहर है, यहाँ परेशानी पैदा करने की हिम्मत कौन करता है? हे भगवान, वे वास्तव में मूल शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। यह पागलपन है। चारों ओर अगणित आश्चर्यचकित करने वाली आवाजें सुनाई दे रही थीं। एक के बाद एक विस्मय सूचक ध्वनियां आ रही थीं। बैरन के निवास पर सभी लोग स्तब्ध रह गए। चारों ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धाओं ने ऐसे ही लड़ना शुरू कर दिया। किसी को भी प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला और वे पहले से ही आसमान में थे। वे इतने लापरवाह क्यों हैं? क्या सभी लोग बैठकर अच्छी बातचीत नहीं कर सकते? ग्रेट कियान सिटी में ज्यादातर लोग अहंकारी होने की हिम्मत नहीं करेंगे। किसी ने नहीं सोचा होगा कि उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड के स्वामी और अन्य लोग वास्तव में ऐसा करेंगे। वांग टेंग भी चकित था। वह अच्छी तरह जानता था कि ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक उनके पास कोई और विकल्प न हो। ज्यादा से ज्यादा वे सिर्फ अपने शब्दों का इस्तेमाल करेंगे।
हालांकि बोला और अन्य लोगों ने वास्तव में लड़ाई लड़ी। यह वांग टेंग की आंखें गंभीर थी जब वह आसमान की ओर देख रहा था। ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं के बीच लड़ाई के कई निहितार्थ हो सकते हैं। यह अप्रत्याशित परिस्थितियों को जन्म दे सकता है। उस समय वांग टेंग को अचानक चेतावनी के संकेत महसूस हुए क्योंकि उसकी दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसकी पीठ के बाल खड़े हो गए और उसका सिर सुन्न हो गया। खतरा। धमाका। बिना किसी हिचकिचाहट के वांग टेंग ने अंतरिक्ष की शक्ति का इस्तेमाल किया और आगे की ओर मुक्का मारा। कैद जगह अचानक एक चीखने जैसी आवाज के साथ ढीली हो गई। वांग टेंग का आकार कुछ देर के लिए धुंधला हो गया और फिर अपनी जगह से गायब हो गया। स्वूश। वह जिस स्थान पर पहले था वहां एक आकृति दिखाई दी। यह एक भयावह दिखने वाला वाल्टेरू था। वांग टेंग पीछे हट गया और सदमे और गुस्से से भरा हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि 4 ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धाओं के चले जाने के बाद वाल्टेरू और अन्य लोग उस पर हमला करेंगे। हालांकि उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था क्योंकि उसके आसपास की जगह फिर से कैद हो गई थी। पीछे से एक और आकृति उभरी और उसे पकड़ने की कोशिश की। छोटी कुतिया, मर जा। सिंक्लेमन की दुष्ट आवाज उसके कान के पास सुनाई दी। एट नोबल बनेट एट। दूर जाओ। वांग टेंग अचानक ऐसे मुड़ा जैसे उसकी आंखें उसकी पीठ पर हों। पीछे एक छवि छोड़ते हुए उसने अपना हाथ घुमाया और एक अजीबोगरीब तलवार की चमक निकली। प्लॉप। सिंक्लेमन का चेहरा घृणा से भरा हुआ था। उसने उपहास किया और अपने हाथ से तलवार की चमक पकड़ ली। धमाका। हालांकि अगले ही पल सिंक्लेमन का चेहरा अविश्वास में कठोर हो गया। उसने तलवार की चमक को पकड़ लिया लेकिन वह उसे कुचलने में सक्षम नहीं था। इसके बजाय तलवार की चमक से अत्यंत अजीब ऊर्जा फूट पड़ी और उसके शरीर पर वार किया। सिंक्लेमन भौहें सिकोड़ते हुए 1 दर्जन मीटर पीछे हट गया। तलवार की चमक को पकड़ने वाला हाथ नीचे था और ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ा कांप रहा था। अचानक उसके हाथ से गहरे लाल रंग का खून की एक बूंद गिरी। प्लॉप। सिंक्लेमन की मजबूत भुजा पर एक लंबी और पतली तलवार का निशान दिखाई दिया तथा खून बहने लगा। ये सब कुछ पल भर में हुआ। वाल्टेरू और सिंक्लेमन द्वारा वांग टेंग पर हमला करने से लेकर सिंक्लेमन को पीछे हटाने तक 1 मिनट भी नहीं बीता था। सभी को होश आ गया। वे आश्चर्यचकित थे और वाल्टेरू और सिंक्लेमन को घूर रहे थे। 2 स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा एक ग्रह स्तर के मार्शल योद्धा पर हमला कर रहे थे और उन्होंने उस पर घात भी लगाया। ये वाकई बेशर्मी थी। और समस्या ये थी कि वे असफल हो गए। सिंक्लेमन को हल्की चोट भी आई। सभी लोग आश्चर्य से वांग टेंग को देख रहे थे और ठीक से सोच पाने में असमर्थ थे। क्या वह वास्तव में एक ग्रह स्तरीय मार्शल योद्धा मात्र था? बेशर्म, नीच। सेकेंडरी करियर एलायंस के ग्रैंडमास्टर्स के चेहरे के हाव भाव बदल गए और वे गुस्से में चिल्लाने लगे। ड्यूक सीटू और कुछ अन्य रईस अचानक उठ खड़े हुए। वे पाकर परिवार के व्यवहार से हैरान थे। उन्हें लगा कि पाकर रईसों को शर्मिंदा कर रहे हैं। वाल्टेरू, ये बहुत ज्यादा है। ड्यूक सीटू ने लताड़ा। वाल्टेरू और सिंक्लेमन ने एक शब्द भी नहीं कहा और उनके चेहरे उदास हो गए। एक दूसरे की ओर देखते हुए भीड़ की अस्वीकृति के बावजूद उन्होंने खुद को फिर से वांग टेंग पर फेंक दिया। तुमने मेरा कारोबार बर्बाद करने की हिम्मत की। आसमान से एक जोरदार गर्जना आई। एनलेन आखिरकार दौड़कर आया। उसका 1000 आयुध पोत बर्फीली ठंडी रोशनी की एक लकीर में बदल गया और सिंक्लेमन की ओर बढ़ा, जबकि वह व्यक्तिगत रूप से वाल्टेरू से भिड़ गया। बूम बूम बूम। कदम। वाल्टेरू दहाड़ने लगा और उसकी मुट्ठियों में भयानक लपटें उठने लगीं। फिर उसने एनलेन को पीछे हटाने के लिए मुक्के बरसाए। उसके पास ज्यादा समय नहीं था। वह सिर्फ वांग टेंग को पकड़ना चाहता था और किसी और के साथ नहीं फंसना चाहता था। हालांकि एनलेन ने उसे वह सब करने नहीं दिया जो वह करना चाहता था और उसे दबा दिया। वह अपनी ताकत के चरम पर था क्योंकि वह अकेले ही 2 स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धाओं का सामना कर रहा था। वाल्टेरू बहुत शक्तिशाली था और उसका शरीर आग की लपटों में लिपटा हुआ था। आसपास का वातावरण आग की लपटों में बदल गया जिसने एनलेन को अपनी ओर खींच लिया। वहां अफरा तफरी मच गई। आकाश में 4 ब्रह्मांड स्तर के योद्धा लड़ रहे थे जबकि यहां 3 स्वर्ग स्तर के योद्धा मौत से लड़ रहे थे। चारों ओर कोहराम मच गया था। वांग टेंग भावशून्य था लेकिन वह अपने दिल में अंतहीन क्रोध को दबा रहा था। वह अपनी आंखों में ठंडक लिए ध्यान से देख रहा था। पाका परिवार, एक दिन मैं वांग टेंग तुम्हें आज जो हुआ उसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा।
उसने अपनी मुट्ठियां कस ली और उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। पर्याप्त। अचानक एक शांत आवाज गूंजी। उसी समय वांग तेन को एहसास हुआ कि आसपास का स्थान धीरे धीरे धीमा और स्थिर हो रहा था, जैसे कि कोई शक्ति दुनिया को बंद करने की कोशिश कर रही थी। 3 स्वर्ग मंच के योद्धाओं के बीच लड़ाई रुक गई, इसलिए नहीं कि वे लड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि क्षेत्र अचानक नष्ट हो गया था और उन्हें बाहर फेंक दिया गया था। उनके चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। यहां तक कि 4 ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धाओं के बीच लड़ाई भी जारी नहीं रह सकी। उनके बल के हमले अंतरिक्ष में गायब हो गए, जैसे कि उन्हें किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया हो और कुचल दिया हो। किसी भी तरह के नुकसान का कोई संकेत नहीं था। 4 ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धाओं के चेहरे झूम उठे जब उन्होंने महान कियान महल की दिशा में सिर झुकाया। भीड़ इकट्ठा करना और साम्राज्य के कानूनों की अवहेलना करके लड़ना, तुम लोग बहुत सक्षम हो। आवाज अंतरिक्ष से आए। मैं हिम्मत नहीं कर सकता, क्रुद्ध ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान ने उन्मत्त होकर उत्तर दिया। अगर ऐसा है तो वापस सो जाओ। पाका परिवार पर संसाधनों का 30% जुर्माना लगाया जाएगा और कैवेंडिश और जी परिवारों पर 10-10% जुर्माना लगाया जाएगा। क्या आप असंतुष्ट हैं? नहीं, चारों ने तुरंत कहा। ठीक है, अगर ऐसा है तो अलग हो जाओ। फिर आवाज कुछ देर के लिए रुकी। वैसे छोटे बच्चों का मामला वे ही सुलझा लेंगे। तुम बूढ़े लोगों को बेशर्मी करके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अगर बात बाहर चली गई तो तुम हंसी का पात्र बन जाओगे। हाँ, उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी और ज्वलंत फीनिक्स ब्रह्मांड स्वामी के मुंह फड़क उठे। वे दुखी थे, लेकिन वे असहाय होकर केवल सिर हिला सकते थे। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। आवाज फिर कभी नहीं आई, जैसे कि वह शुरू में कभी आई ही नहीं थी। उग्र ज्वाला, ज्वलंत फीनिक्स, तुमने मुर्गी चुराने की कोशिश की, लेकिन चावल खो दिया। जी शिया ने दिल खोलकर हंसा। बोरला भी उनकी ओर देखकर खुश हो रहा था। हम्फ। क्रोधित ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी और ज्वलंत फीनिक्स ब्रह्मांड स्वामी दोनों उदास दिखे और जाने से पहले नाक सिकोड़ी। वल्टेरू और सिंक्लेमोन के चेहरे पर उदासी और उदासी थी। वे कुचले हुए फलों की तरह दिख रहे थे। वांग टेंग, आज तुम भाग्यशाली हो, वल्टेरू ने ठंडी आवाज में कहा। 2 दिव्य ज्वालाएं फिलहाल आपकी होंगी। हम उन्हें जल्द या बाद में प्राप्त करेंगे, सिंक्लेमन ने घोषणा की। भागो, वांग टेंग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। हम्फ, चलो चले। वल्टेरू और सिंक्लेमन गुस्से में थे और नफरत से भरे हुए थे। लेकिन जब उन्होंने अभी अभी आए आवाज के बारे में सोचा तो वे कुछ और नहीं कह सके। फिर वे पाका परिवार के अन्य सदस्यों को लेकर आए और बैरन निवास से चले गए। सभी ने उन्हें जाते हुए जटिल भावों के साथ देखा। मजबूत और दबंग पाका परिवार को आज एक बैरन के हाथों इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। ये वास्तव में अप्रत्याशित था। वे कुत्तों के झुंड की तरह दिखते हैं, वांग टेंग ने अचानक कहा। सब लोग, करो या मरो। वल्टेरू और बाकी लोग ज्यादा दूर नहीं गए थे। जब उन्होंने वांग टेंग की बातें सुनी तो वे अचानक पीछे मुड़े। वांग टेंग, वल्टेरू ने उसकी ओर घूर कर देखा। पाका परिवार के अन्य सदस्य भी उसे गुस्से से घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे उसे जिंदा ही खाल उधेड़ना चाहते हों। वांग टेंग को पाका परिवार को नाराज करने का डर नहीं था, खासकर शाही परिवार के हस्तक्षेप के बाद। वह गाली देता रहा, तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारे जैसे कुत्ते किसी भी हड्डी को काट लेंगे। अगर तुम मल देखोगे तो क्या तुम खाओगे? एक ग्रैंड ड्यूक परिवार, तुम सिर्फ बेशर्म बदमाश हो। क्या तुम वाकई सोचते हो कि तुम कुछ हो? चलो, मैं हिलने वाला नहीं हूं। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझ पर हमला करो। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। सभी लोग वांग टेंग को जटिल भाव से देख रहे थे। वे आश्चर्य और उलझन से भरे हुए थे। साथ ही वे उसकी प्रशंसा भी कर रहे थे। प्रभावशाली, अद्भुत। उसने पाका परिवार के कुत्तों को बुलाने की हिम्मत की और उन्हें कोसा। वांग टेंग निश्चित रूप से एक अनोखा व्यक्ति था। क्या उन्होंने कोई हड्डी देखी? अगर वे मल देखें तो क्या वे उसे खा लेंगे? देखिए उन्होंने क्या कहा। किसी को भी उसकी अश्लीलता भद्दी और असभ्य नहीं लगी। इसके बजाय उन्हें थोड़ा तरोताजा महसूस हुआ। पाका परिवार ने हमेशा अपनी ग्रैंड ड्यूक हैसियत का इस्तेमाल अपनी ताकत का दुरुपयोग करने के लिए किया। उन्होंने कभी भी छोटे रईसों की आंखों में आंख डालकर नहीं देखा। कई रईस परिवार उनके शिकार थे। आज वांग टेंग ने अपनी कुंठाएं प्रकट की। विशेषकर पाका परिवार के क्रोधित लेकिन असहाय भाव को देखने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे गर्मियों में बर्फीली कोक की बोतल पीकर उन्हें ताजगी मिली हो।
युवा लोग अचंभित थे, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वांग टेंग ने पाकर परिवार को श्राप देने की हिम्मत की। यहाँ तक कि हमेशा शांत रहने वाली सीटू वान रा ने भी अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी कर लीं। हा, बोला आसमान से नीचे उतरा और जोर से हंसने लगा। उसे पाकर परिवार की भावनाओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ब्रह्मांड के भगवान जिशिया ने पाकर परिवार का खुलकर मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन वह अपने चेहरे पर मुस्कान भी नहीं छिपा सका। उसने वांग टेंग को स्वीकृति की नजर से देखा, जैसे कि उसे बता रहा हो कि उसके श्राप अद्भुत थे। बहुत से लोगों को भी ऐसा ही महसूस हुआ। हालांकि वे हंसे नहीं, लेकिन वे सभी अपने दिल में खुश थे। छोटे बच्चे, तुम मौत की तलाश में हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। वल्टेरो और सिम्प्लेमोन लगभग पागल हो गए। वे गुस्से में चिल्लाने लगे। यदि शाही परिवार के सदस्य ने अपना मुंह नहीं खोला होता तो वे परिणामों की परवाह किए बिना वांग टेंग को मार देते, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की। शाही परिवार ने बोल दिया था, विरोध करने की हिम्मत किसमें थी। यहां तक कि अगर ग्रैंड ड्यूक परिवार शाही परिवार को भड़काएगा तो उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। यह उनका अंत होगा। यह पहली बार था जब पाकर परिवार अपनी प्रसिद्धि के बाद से असहाय और निराश महसूस कर रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उच्च और शक्तिशाली शाही परिवार का सदस्य वांग टेंग के लिए क्यों बोल रहा है। ये सवाल उनके दिमाग में घूम रहे थे और उनके चेहरे बर्तन के तले की तरह काले पड़ गए। उनकी आंखों से गुस्से की लपटें निकल रही थीं। अगर नजरों से जान जा सकती तो वांग टेंग कई बार मर चुका होता। तुम सही कह रहे हो, मैं मौत की तलाश में हूं। अब से या तो मैं मरूंगा या तुम्हारा परिवार मरेगा। करो या मरो। वांग टेंग की निगाहें ठंडी और तीखी थीं। उसकी आवाज में हड्डियों को चीर देने वाली ठंडक थी। सबके चेहरे पर भाव बदल गए, यहां तक कि बोला और ब्रह्मांड के स्वामी जी शिया भी हैरान थे। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे नरक से आ रही हो। ये किसी दुष्ट आत्मा की फुसफुसाहट की तरह थी जो जीवित लोगों से बदला लेना चाहती हो। हर कोई वांग टेंग के दृढ़ संकल्प को सुन सकता था। दृढ़ संकल्प के अलावा उन्होंने पागलपन का भी संकेत महसूस किया। करो या मरो। वह पाकर परिवार को जीवन या मृत्यु की चुनौती वाला पत्र भेज रहा था। वह अकेले ही पूरे पाकर परिवार को चुनौती दे रहा था। वह कितना पागल था। एक चींटी एक बड़े पेड़ को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। हर कोई अचंभित था। अब कोई भी शब्द उनकी भावनाओं को बयां नहीं कर सकता था। पाकर परिवार के सदस्य भी सदमे में थे। उनके दिलों में आश्चर्य की लहरें उठ रही थीं। हे कमीने, हे कमीने, उसकी यह मजाल। उन्होंने नहीं सोचा था कि वांग टेंग में उनके शक्तिशाली परिवार को उखाड़ फेंकने की क्षमता है, लेकिन जब उन्होंने उसकी डरावनी आवाज सुनी तो उन्हें रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी दौड़ती हुई महसूस हुई। एड्स बाय पब फ्यूचर। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वांग टेंग मुस्कुराया, तो मुझे मारने की पूरी कोशिश करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं ब्रह्मांड में पाकर परिवार के सभी नामोनिशान मिटा दूंगा। था। उसकी मुस्कान शांत लेकिन घिनौनी थी। चून की चर्चा के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसे अति करने में कोई आपत्ति नहीं थी। पाकर परिवार की कई युवा पीढ़ियां पीछे हट गईं। वे वांग टेंग से डर गए थे। एंड्राइस भी पाकर समूह के बीच खड़ा था। जब उसने वांग टेंग के हाव भाव देखे तो वह अनजाने में कांप उठा। उसके बाल खड़े हो गए। उसे लगा जैसे कोई खतरनाक शिकारी उसे निशाना बना रहा है। हालांकि वांग टेंग की नजर उस पर नहीं थी, फिर भी किसी कारणवश उसे ऐसा महसूस हुआ। तुम्हारे जैसा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फ्लेमिंग फीनिक्स यूनिवर्स लॉर्ड की तिरस्कारपूर्ण खर्राटों ने माहौल को तोड़ दिया। एट नोबल बन एट। वांग टेंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर से सारी ठंड गायब हो गई और वह फिर से शांत हो गया। उसने उदासीनता से कहा, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। भविष्य में कुत्तों और पाकर परिवार को यहां घुसने नहीं दिया जाएगा। एनी, प्रवेश द्वार पर साइन लगाना याद रखना। पाकर परिवार के सदस्यों के चेहरे पर भावभंगिमाएं विकृत हो गईं। वे बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे, लेकिन वे दूसरे पक्ष को नहीं मार सकते थे। ये बहुत क्रोधित करने वाला था। ओह! एनी अपना संयम नहीं रख पाए और वहीं अचंभित खड़ी रही। घटनाओं की एक श्रृंखला ने उसे इतना डरा दिया कि वह चुप हो गई। वह बाकी नौकरों के साथ एक कोने में सिमट गई। वांग टेंग का आदेश सुनने के बाद उसने जल्दी से सिर हिलाया, इससे पहले कि वह अपने होश में आ पाती। अपने शब्द याद रखो। पाकर परिवार तुम्हें बताएगा कि पछतावा क्या होता है। फ्लेमिंग फीनिक्स यूनिवर्स लॉर्ड फिर से तैर गया। उसकी आवाज उसके गरजते गुस्से के साथ हवा में गूंज उठी।
वान टेंग ने उसे अनदेखा कर दिया और बस वहीं शांति से खड़ा रहा। उसने अपनी नजरें पाकर परिवार से हटा ली, उसे डर था कि कहीं उसकी आंखें गंदी न हो जाएं। वल्तेरू और बाकी लोगों ने वान टेंग को एक बार फिर घूर कर देखा और फिर वहां से चले गए। इस जगह ने उन्हें अपमान और हताशा का स्वाद चखाया। वे अब और वहां नहीं रहना चाहते थे। पाका परिवार के चले जाने के बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ। सभी ने राहत की सांस ली। सभी लोगों, मुझे सचमुच खेद है कि आज आपको ये सब अनुभव करना पड़ा, वान टेंग ने चारों ओर नजर घुमाए और क्षमायाचना करते हुए कहा। आप बहुत विनम्र हैं। आप भी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। ये सही है, कृपया इसे दिल पर न लें। बैरन वान टेंग, आपको अपना घर साफ सुथरा रखना होगा। हम यहाँ रहकर आपको परेशान नहीं करेंगे। हम पहले कोई कदम उठाएंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। ठीक है, हम पहले निकलेंगे। चलो किसी और दिन फिर मिलेंगे। सभी लोग उठकर चले गए। उन्हें उलझन महसूस हुई। कुछ लोगों को उससे सहानुभूति थी, दूसरों को उस पर दया आती थी। कुछ लोग उसका सम्मान करते थे, कुछ लोग उससे दूरी बनाए रखते थे और कुछ लोग उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते थे। बैरन वान टेंग, हम भी जा रहे हैं। जियांग हानफेंग और जियांग परिवार के अन्य सदस्य वान टेंग के पास गए और उन्हें अलविदा कहा। वे थोड़े दूर लग रहे थे। जियांग चेनेक्सी और जियांग वेशिंग ने जटिल भावों के साथ पीछे से वान टेंग को देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वान टेंग को पता था कि वे क्या सोच रहे थे। जियांग परिवार पाका परिवार के साथ उसके संघर्ष का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वे आज भोज में इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने वान टेंग की उच्च क्षमता देखी थी और उसे अपने पक्ष में खींचना चाहते थे। लेकिन उसने पाका परिवार को नाराज कर दिया और उन्हें चुनौती भरा पत्र भी भेजा। वह खुद को ज्यादा आंक रहा था और किस्मत को ललचा रहा था। ये जानने के बाद कि वह ऐसा व्यक्ति है जो अपनी सीमाओं को नहीं जानता, उन्होंने उसे भर्ती करने का विचार छोड़ दिया। वान टेंग को कोई आपत्ति नहीं थी। उसे नहीं लगता था कि जियांग परिवार पाका परिवार का विरोध करने में उसकी मदद करेगा। चूंकि उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसे कोई निराशा या नाराजगी महसूस नहीं हुई। वह चुप रहा और जियांग परिवार को व्यक्तिगत रूप से प्रवेश द्वार पर भेज दिया। बैरन वान टेंग, आपने अपनी हिम्मत से मुझे चौंका दिया। ड्यूक सीटू वान र के साथ चले गए। बोलते हुए वे हंस पड़े। ड्यूक सीटू, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, वान टेंग ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको मजबूर किया गया था या नहीं। आप एकमात्र व्यक्ति हैं जिसने ऐसा कुछ किया है। ड्यूक सीटू ने ठहाका लगाया। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, आपको बहुत सी चीजें निपटानी हैं, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। आप युवा भविष्य में और अधिक बातचीत कर सकते हैं, ड्यूक सीटू ने आगे कहा। सीटू वान एर ने अपनी खूबसूरत आंखों से वान टेंग को देखा और सिर हिलाकर हामी भरी। सच कहूं तो आज जो हुआ उससे इस घमंडी युवती को बहुत बढ़ावा मिला। वान टेंग ने उसके मन पर गहरी छाप छोड़ी। चाहे वह उसकी अपनी योग्यता हो या उसकी ट्रिपल फील्ड ग्रैंडमास्टर पहचान, उसने दिखाया कि वह कितना असाधारण था। इसलिए उसे उससे दोस्ती करने में कोई आपत्ति नहीं थी। वान टेंग ने उन्हें विदा किया। वह ड्यूक सीटू के रवैये से थोड़ा हैरान था। उसने नहीं सोचा था कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी वे उससे दोस्ती करने को तैयार होंगे। ग्रैंडमास्टर वान टेंग, ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड और दूसरे ग्रैंडमास्टर्स वहां पहुंचे। आज मदद करने के लिए धन्यवाद, वान टेंग ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। आप सेकेंडरी करियर अलायंस के ट्रिपल फील्ड ग्रैंडमास्टर हैं। हम दूसरों को आपको परेशान करने की अनुमति नहीं देंगे। हालांकि हम क्षमा चाहते हैं कि हम ज्यादा मदद नहीं कर सके। ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड और अन्य ग्रैंडमास्टर्स ने बोलते समय थोड़ा खेद व्यक्त किया। कृपया ऐसा मत कहो। तुम लोगों ने जो किया वह काफी है। पाका परिवार बहुत पागल है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता था कि आप ट्रिपल फील्ड ग्रैंडमास्टर हैं। बोर्ला डीक्यू के साथ चले गए। वह काफी हैरान लग रहे थे। हाँ, ग्रैंडमास्टर वान टेंग ने अपनी 9 सार आत्मा जमा करने वाली गोली से मेरी जान बचाई। ब्रह्मांड भगवान जी श्रेया मुस्कुराए। ओह, तो इस तरह से आप सब मिले। कोई आश्चर्य नहीं कि आप उसकी मदद करने को तैयार हैं। बोर्ला को ये बात समझ में आ गई। चाहे कारण कुछ भी हो, मैं आपकी मदद के लिए बहुत आभारी हूँ। वान टेंग ने अपनी मुठियां बांध ली और दोनों मार्शल योद्धाओं को ईमानदारी से धन्यवाद दिया। कोई बात नहीं, तुम डीक्यू के दोस्त हो और तुमने मुझे अंकल कहा।
अगर मैं दूसरों को तुम्हें परेशान करने दूंगा तो मैं अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाऊंगा, बोरला ने अपने हाथ हिलाए और बेपरवाही से जवाब दिया। तुमने मेरी जान बचाई, मैंने तो बस तुम्हारी मदद की थी, ये कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड के भगवान जिशिया ने भी अपने हाथ हिलाए। वांग टिंग ने कहा, अगर भविष्य में कभी आपको मेरी जरूरत पड़े तो कृपया मुझे ढूंढें। मैं आपकी दयालुता का बदला चुकाने की पूरी कोशिश करूंगा। बुरी खबरों के बीच अच्छी खबर एक। वांग टिंग ने उनसे सहजता से बातचीत की। बोरला ने रहस्यमयी भाव बनाए और पूछा, वांग टिंग, क्या आप जानते हैं कि हमें अभी किसने रोका? मुझे लगता है कि यह ग्रैंड ड्यूक चोंगशान है ना? वांग टिंग ने जवाब दिया। हाँ, आप बता सकते हैं। बोरला को आश्चर्य हुआ। दूसरे पक्ष की आवाज अंतरिक्ष में फैल गई और वह सख्त और दबंग लहजे में बोला। यह उस दिन सुनी गई ग्रैंड ड्यूक की आवाज से अलग थी। ये सिर्फ मेरा अनुमान है। वांग टिंग ने उस दिन को याद किया जब उनकी मुलाकात ग्रैंड ड्यूक चोंगशान से हुई थी। वैसे भी मुझे आश्चर्य है कि वह आपके लिए खड़ा होने को तैयार है। ब्रह्मांड भगवान जिशिया ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और कहा, क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा था? वांग टिंग हैरान था। उसने उनके शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझ लिया। ब्रह्मांड स्वामी जिशिया ने उत्तर दिया, चाहे कितना भी बड़ा हंगामा क्यों न हो, शाही परिवार ऐसे छोटे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। छोटी मोटी बातें। वांग टिंग चौंक गया। क्या तुम्हें लगता है कि बैरन बनने के बाद तुम साम्राज्य की सुरक्षा पा सकते हो? बोरला ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं भी यही सोचता था। वांग टिंग ने अपना सिर हिलाया। लेकिन अब, बोरला ने बताया, अन्य छोटे गुटों या निम्न स्तरीय सभ्यताओं के लिए साम्राज्य का एक बैरन एक शक्तिशाली चरित्र है और पाकर्स परिवार एक दुर्जय गुट है। लेकिन शाही परिवार के लिए आप कुछ भी नहीं है। वे आपकी परवाह नहीं करेंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम दोनों लड़ रहे दो बच्चों की तरह हो। ब्रह्मांड के स्वामी जिशिया ने कहा, बेशक साम्राज्य में कुलीनों की हत्या की अनुमति नहीं है। अगर पाकर परिवार इस नियम को तोड़ता है तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये साम्राज्य है, वांग टिंग ने खुद से कहा। वांग टिंग, तुम्हें ये समझना होगा कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और यह निर्दयी है। केवल तुम्हारी अपनी शक्ति ही तुम्हारी रक्षा कर सकती है। तुम तभी आजादी से घूम पाओगे और जो चाहोगे वो कर पाओगे जब तुम काफी मजबूत होगे, ब्रह्मांड के स्वामी जिशिया ने गंभीर स्वर में कहा। वांग टिंग ने सिर हिलाया। उसके विचार दूर जाने लगे। वह सिद्धांत को समझता था, लेकिन वह अभी अभी इस साम्राज्य में आया था, इसलिए ऐसी कई चीजें थी जो वह नहीं कर सकता था। भले ही वह एक बग था, वह कुछ ही दिनों में स्तरों को पार करके पाकर्स जैसे दुर्जय गुट के साथ नहीं जुड़ सकता था। सच तो यह है कि अगर पृथ्वी न होती तो वह ग्रेट कियान साम्राज्य की ओर नहीं भागता। इस तरह वह पाकर्स और उनके प्रतिनिधियों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाता। काओ हुंटू उनके अधीन सिर्फ शतरंज का एक मोहरा मात्र था। लेकिन चूंकि उसने शतरंज का मोहरा छुआ था, इसलिए उसे पाकर्स का सामना करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। ब्रह्मांड स्वामी जिशिया ने कहा, इसलिए हम आश्चर्यचकित हैं कि ग्रैंड ड्यूक चोंगशान प्रकट हुए। मुझे भी नहीं पता, वांग टिंग ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। ब्रह्मांड के स्वामी जिशिया और बोरला ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने जांच करना बंद कर दिया क्योंकि वांग टिंग को वास्तव में इसका कारण नहीं पता था। शाही परिवार ने कह दिया है, इसलिए जब तक तुम साम्राज्य में हो, पाकर परिवार के वे बूढ़े लोग तुम्हें फिर कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोरला ने उसके कंधे पर थपथपाया और उसे सांत्वना दी। हालांकि वे गुप्त रूप से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर उन्हें नहीं खोजा गया तो शाही परिवार कुछ भी नहीं कह पाएगा, ब्रह्मांड के स्वामी जिशिया ने कहा। फिर बोला, ब्रह्मांड के स्वामी जिशिया और सेकेंडरी करियर एलायंस के ग्रैंडमास्टर्स वहां से चले गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। बैरन निवास में आखिरकार शांति और सन्नाटा छा गया। हालांकि आंगन अस्त व्यस्त था। सब कुछ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। वांग टिंग ने अपने आसपास के माहौल को पैनी नजर से देखा। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं दिख रही थी। एनी और दूसरे नौकर उसके पास आकर चुपचाप उसके पीछे खड़े हो गए। उन्हें उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं हुई। उन्हें लगा कि उनका मालिक बहुत डरावना है। उस शांत चेहरे के नीचे हिंसक अंतर्धाराएं उमड़ रही थीं। दिव्य आत्मा गुरु बर्था गार्डो को ले गई और वांग टिंग से कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। उसने मिश्रित भावनाओं के साथ उसकी पीठ को देखा। वह लंबे समय के बाद भी शांत नहीं हो सकी। आज जो कुछ हुआ उससे उन्हें बहुत उत्साह मिला।
पाकर परिवार की धमक, दूसरे ग्रैंड ड्यूक्स की मदद, ट्रिपल फील्ड ग्रैंड मास्टर का खिताब, शाही परिवार का आना। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये सब कुछ एक आदमी के साथ हुआ। मंजूरी। अंततः उन्हें पता चला कि उनके स्वामी एक असाधारण व्यक्ति थे। इस जगह को साफ करो, वांग टेंग ने शांति से कहा। हाँ, एनी ने सिर झुकाया। वांग टेंग ने फिर कुछ नहीं कहा। वह मुड़ा और अपने कमरे में लौट आया। बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। राउंड बॉल प्रकट हुआ और बोला, वांग टेंग, हम भाग क्यों नहीं जाते? तुम चाहो तो भाग सकते हो, मुझे अभी भी उनसे लड़ना है। वांग टेंग ने बिना आंखें खोले जवाब दिया। लेकिन वह एक ग्रैंड ड्यूक परिवार है। तुमने उन्हें नाराज किया और कहा कि तुम उन्हें खत्म कर दोगे। वे निश्चित रूप से तुमसे दिल से नफरत करते हैं। तुम उन्हें कैसे हरा सकते हो? हम भाग क्यों नहीं जाते? राउंड बॉल ने उत्तेजित होकर कहा। मैं मौत से नहीं डरता, वांग टेंग ने जवाब दिया। एट नोबल बनेट एट। मुझे तुम्हें महान कियान साम्राज्य में आने के लिए राजी नहीं करना चाहिए था। राउंड बॉल पछतावे से भर गया। वांग टेंग ने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह अपने गुण पैनल पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। ब्रह्मांड मंच और स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धाओं के बीच लड़ाई के दौरान कई विशेषता बुलबुले गिर गए थे। वांग टेंग ने अपने मेहमानों के जाने के बाद उन्हें चुपचाप उठा लिया। ये शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा गिराए गए विशेषता बुलबुले थे। वांग टेंग प्रत्याशा से भर गया था। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 5000। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 6000। ज्वाला की उत्पत्ति 200। उग्र झुलसाने वाला जानवर 100। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 8000। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 7000। ज्वाला की उत्पत्ति 300। स्टार फीनिक्स फ्लेम 150। ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक तारांकन 200। नक्षत्र बल बिजली तारांकन 13500। धातु की उत्पत्ति 250। नक्षत्र बल पवन तारांकन 11800। पवन की उत्पत्ति तारांकन 200। खबरों के बीच अच्छी खबर दो। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 3000। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 2000। महासागर वेल लॉ 300। महासागर वेल लॉ 400। ब्लेजिंग डोमेन तारांकन 200। ब्लेजिंग डोमेन तारांकन 150। नक्षत्र बल धातु तारांकन 4000। धातु डोमेन तारांकन 250। दिव्य क्षेत्र आत्मा 800। एक एक करके विशेषता बुलबुले वांग टेंग द्वारा अवशोषित किए गए। उसका शरीर हिलता रहा, उसका दिमाग साफ हो गया और वह आनंदित हो गया। अच्छे भगवान, वहां बहुत सारी अच्छी चीजें थीं। नक्षत्र अग्नि बल के कुल 31,000 अंक, नक्षत्र धातु बल के 17,500 अंक और नक्षत्र वायु बल के 11,800 अंक थे। नक्षत्र बल के आगमन के साथ उसकी अग्नि, धातु और वायु तत्व बहुत आगे बढ़ गए। वांग टेंग का शरीर अचानक कांप उठा। उसकी नक्षत्र धातु शक्ति पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और अब वह अगले चरण की ओर बढ़ने वाली थी। उसके शरीर में भारी मात्रा में नक्षत्रीय धातु बल प्रवाहित हुआ, जो उसके अंगों और हड्डियों में फैल गया और प्रवाहित हुआ। वांग टेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने तुरंत उन कदमों का अनुसरण किया जो उसने अपने नक्षत्र अग्नि बल को आगे बढ़ाते समय उठाए थे। उसने पहले दिव्य चरण दिव्य धातु शास्त्र को पूर्ण किया। बस इसी तरह उन्होंने 20,000 रिक्त विशेषताओं का उपभोग किया। हालांकि उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। उसने अपने शरीर में धातु बल के संचार को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा, इससे पहले कि वह उसे शून्यता के सागर में भेज दे। एक कंपन के बीच तारामंडल धातु बल द्वारा संघनित एक सुनहरा पुल धीरे धीरे उभरा। धमाका। समस्त धातु शक्ति शून्यता के समुद्र से ऊपर उठकर तारामंडल में विलीन हो गई। एड्स बाय पब फ्यूचर गुंजन। तारामंडल की धातु शक्ति हिंसक रूप से हिलने लगी, फिर वह केंद्र की ओर भागी। धमाका। तेज आवाज के साथ शक्ति की एक भयानक लहर बह निकली। नक्षत्रों के टकराने से एक सुनहरा भंवर बन गया। अनगिनत सुनहरे क्रिस्टल इसे सजा रहे थे, एक चमकदार दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ब्रह्मांड में अनगिनत सितारों को देख रहा हो। यह दृश्य उस समय के समान था जब वह अपने नक्षत्र अग्नि बल को आगे बढ़ा रहा था। वांग टेंग को पता था कि क्या हो रहा है। फिर उसने भंवर पर ध्यान केंद्रित किया और देखा कि यह अंदर की ओर सिकुड़ रहा है और धीरे धीरे एक बिंदु पर आकर मिल रहा है। एक और परिवर्तन शुरू हो गया था। समय बीतता गया।
किसी को नहीं पता था कि कितना समय लगेगा। सुनहरा भंवर गायब हो गया था, एक सुनहरे गोले में बदल गया था। ये 9 नक्षत्रों से कई गुना बड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरी तरह से सुनहरे क्रिस्टल से बना हो। दिव्य मंच। वांग टेन की धातु शक्ति आकाशीय स्तर तक पहुंच गई थी। जीवन की एक प्रबल शक्ति थी जो बल नक्षत्र से बाहर निकली। फिर वह वांग टेन के अंगों और हड्डियों में विलीन हो गई। उसका शरीर एक बार फिर ग्रह अवस्था वाले शरीर से आकाशीय अवस्था वाले शरीर में तब्दील हो गया। चाहे हड्डियां हो, खून हो, मांसपेशियां हो या उसकी कोशिकाएं, वे सभी बदलाव से गुजर रही थीं। हालांकि वह पहले ही एक बार रूपांतरित हो चुका था। यह उसके शरीर को मजबूत बनाने की एक प्रक्रिया थी। इसके साथ उसका शरीर एक साधारण दिव्य चरण मार्शल योद्धा से 2 गुना मजबूत होगा या शायद उससे भी अधिक मजबूत होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी शक्ति सिस्टम से प्राप्त की गई थी और बेहद शुद्ध थी। यह उससे कहीं ज्यादा थी जो आम मार्शल योद्धा प्राप्त कर सकते थे। प्रगति की प्रक्रिया धीमी लग रही थी, लेकिन वास्तव में यह अविश्वसनीय रूप से तेज थी। यह बहुत ही कम समय में किया गया। हफ। वांग टेंग ने धीरे से सांस छोड़ी और अपनी आंखें खोली। उसकी पुतलियों में एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमक उठी। तुम आगे बढ़ गए। राउंड बॉल चौंका। ये सही है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। राउंड बॉल ने अजीब भाव से कहा, क्या आप पाकर परिवार से इस हद तक नाराज थे कि आप आगे बढ़ गए? चले जाओ, वांग टेंग ने गुस्से से गुर्राहट के साथ कहा और एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसने विशेषताओं वाले पैनल की ओर देखा। तारामंडल धातु बल 8500 बटा 10,000 आकाशीय चरण प्रथम स्तर। तारामंडल अग्नि बल 39,500 बटा 70,000 आकाशीय चरण 7वां स्तर। नक्षत्र वायु बल 38,400 बटा 70,000 आकाशीय चरण 7वां स्तर। एड्स बाय पब फ्यूचर। उनकी नक्षत्र अग्नि शक्ति और नक्षत्र पवन अग्नि शक्ति में कोई प्रगति नहीं हुई, लेकिन उनमें काफी सुधार हुआ। जब वह नीचे की ओर देखने लगा तो उसे आश्चर्य हुआ। ज्वाला की उत्पत्ति के 500 अंक, धातु की उत्पत्ति के 250 अंक, पवन की उत्पत्ति के 200 अंक, उत्पत्ति की 3 शक्तियां। वह वास्तव में 3 मूल शक्तियां प्राप्त करने में सफल रहा। यह अविश्वसनीय था। केवल ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा ही मूल शक्तियों में महारत हासिल कर सकते हैं, लेकिन अब वांग टेंग ने उनमें से 3 प्राप्त कर लिए हैं। उसने मूल शक्तियों को समझने की कोशिश की और उसे लगा कि वह आग, धातु और हवा की दुनिया में है। चारों ओर कुछ भी नहीं था, केवल शक्ति के ये 3 शुद्ध स्रोत थे। वे ज्वालाएं, धातु या हवा नहीं थे, वे तो बस शक्ति का सबसे बुनियादी स्रोत थे। इन शक्तियों की शुरुआत, उत्पत्ति की शक्तियों की 3 गेंदें अंततः स्थिर हो गईं और रुक गईं। वांग टेंग को लगा कि वह अपने हमलों में इनका इस्तेमाल कर सकता है। इससे मिलने वाली ताकत असाधारण होगी। उसने गहरी सांस ली और देखना जारी रखा। उग्र झुलसा देने वाला जानवर, स्टार फीनिक्स ज्वाला, महासागर वेल ज्वाला, 3 अजीब लपटें। इन 3 ज्वालाओं को पाकर उसे पता चला कि वे जानवर की ज्वालाएं थीं। उनमें अनोखी शक्तियां थीं और वे साधारण ज्वालाओं से अलग थीं। ये तीनों ज्वालाएं पाका परिवार से थीं। महासागर वेल ज्वाला वल्तेरू और सिंक्लेमोन से थी, जिसे वांग टेंग ने पहले ही प्राप्त कर लिया था। एट नोबलबन एट। स्टार फीनिक्स ज्वाला ज्वलंत फीनिक्स ब्रह्मांड प्रभु से आई थी, जबकि झुलसाने वाली जानवर ज्वाला उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड प्रभु से थी। यद्यपि तीनों ज्वालाएं दिव्य ज्वालाओं जितनी शक्तिशाली नहीं थीं, फिर भी वांग टेंग ने उनका स्वागत किया। यह मजेदार था कि कैसे पाका उसकी दिव्य लपटों को छीनना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी सभी लपटें उससे मिल गई हैं। उसके पास उनकी विशेष काया भी थी। ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक विशेषता वाले बुलबुले उसके शरीर में विलीन हुए, उसके अंगों में गर्मी का एक उछाल फैल गया, जिससे उसके शरीर में दिलचस्प परिवर्तन हुए। वांग टेंग को लगा कि वह एक विशालकाय अग्नि दैत्य बनने वाला है, जिसके पास सभी प्रकार की लपटों को नियंत्रित करने की क्षमता होगी। ये था एक धधकता विशालकाय ड्रैगन। ये क्षमता उसके द्वारा आग की लपटों के सामान्य उपयोग से अलग थी। यह उसके शरीर में आग की शक्ति को एकीकृत करने और उसे मजबूत बनाने में सक्षम थी। आग जितनी मजबूत होगी, ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक उतनी ही मजबूत होगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पाका परिवार उसकी दिव्य ज्वालाओं को इतनी बुरी तरह चाहता था। अगर जानवरों की लपटें ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक की कई गुना ताकत ला सकती हैं, तो दिव्य लपटें कम से कम 1 दर्जन गुना ज्यादा ताकत ला सकती हैं।
उनकी तुलना नहीं की जा सकती। साथ ही ये ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक एक साथ कई लपटों को नियंत्रित कर सकता था। जितनी ज्यादा लपटें, यह उतना ही शक्तिशाली भी था। वांग टेन के लिए यह बहुत अच्छी बात थी। उसके पास अनेक ज्वालाएं थीं, कुल 7 विभिन्न ज्वालाएं, 4 दिव्य ज्वालाएं और 3 पशु ज्वालाएं जो उसने अभी अभी प्राप्त की थीं। यदि वह उन सभी का एक ही समय में उपयोग करता तो ये ड्रैगन रक्त युद्ध काया कितनी शक्तिशाली होती। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही अधिक वह इसे आजमाना और परखना चाहता था। यह अफसोस की बात थी। ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक 200/10,000 प्रथम रैंक। उसने अभी अभी ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक प्राप्त किया था और उसमें बहुत कम विशेषताएं थीं। फिजिक बहुत कमजोर नहीं थी, लेकिन वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएगा। जहां तक पाकर परिवार का प्रश्न है, ऐसे बहुत कम लोग थे जो 2 से अधिक विभिन्न ज्वालाओं को नियंत्रित कर सकते थे। उनके पास ज्वाला को अवशोषित करने का एक विशेष तरीका था, लेकिन ये केवल एक ज्वाला तक ही सीमित था। दूसरी ज्वाला के आने पर कठिनाई कई गुना बढ़ जाती थी और उनके लिए सफल होना लगभग असंभव था। अगर वे सावधान नहीं रहे तो वे इसके बजाय भस्म हो जाएंगे। वांग टेंग ने मन ही मन उपहास किया। यदि पाकर के परिवार को पता चल जाता कि उसने ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक हासिल कर ली है, जिस पर उन्हें गर्व है, तो वे मौके पर ही कई लीटर खून उगल देते। इसके अलावा वांग टेंग ने 2 डोमेन भी प्राप्त किए। धधकते डोमेन, धातु डोमेन। वांग टेंग ने पहले टेम्पेस्ट डोमेन हासिल किया था, अब उसने ब्लेजिंग डोमेन और मेटल डोमेन हासिल कर लिया है। वह सिर्फ एक दिव्य चरण वाला मार्शल योद्धा था, फिर भी उसके पास 3 डोमेन थे। अगर बात बाहर आ जाती तो कोई भी इस पर यकीन नहीं करता। ब्लेजिंग डोमेन वोल्टेरू और सिंक्लेमोन की क्षमता थी। उन्होंने 350 विशेषता अंक गिराए। मेटल डोमेन एन लैन का था, उसके 250 अंक थे। धधकते डोमेन 350/1000 प्रथम श्रेणी 35 मीटर। धातु डोमेन 250/1000 प्रथम श्रेणी 25 मीटर। वांग टेंग ने सिर हिलाया और आकाशीय क्षेत्र के आंकड़ों को देखा। एनलेन आखिरकार एक ब्रह्मांड चरण दिव्य आत्मा गुरु था। उसने कुल 800 दिव्य क्षेत्र आत्मा अंक गिराए, जिससे वांग टेंग की आत्मा में बहुत सुधार हुआ। अपनी लूट पर नजर डालने के बाद वांग टेंग को एहसास हुआ कि उसने बहुत कुछ हासिल किया है। ये दूसरी बुरी खबरों के बीच अच्छी खबर थी। होलांद संघ का निर्णय 1। वांग टेंग और पाकर परिवार के बीच झगड़ा दिन खत्म होने से पहले ही जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गया। बहुत से लोग उसकी हरकतों को समझ नहीं पाए। वे डर गए। शहर के हर कोने में चर्चाएं जोरों पर थीं। क्या बैरन वांग टेंग पागल है? क्या मजाक है? एक बैरन की हिम्मत कैसे हुई पाकर को चुनौती देने की? मुझे अपने वंशजों से कहना होगा कि वे बैरन वांग टेंग से दूर रहें, क्योंकि हो सकता है कि वे पाकस को नाराज कर दें। वांग टेंग किस्मत को ललचा रहा है। पाकर परिवार ऐसा गुट नहीं है जिससे वह निपट सके। मुझे नहीं लगता कि वह लंबे समय तक जीवित रह सकता है। पाकर किसी ऐसे व्यक्ति को जीवित नहीं रहने देंगे जो उन्हें चुनौती देने की हिम्मत करता है। वह मर चुका है। लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि बैरन वांग टेंग में हिम्मत है। अगर वह इस मुश्किल परिस्थिति से पार पा लेता है तो भविष्य में उसकी उपलब्धियां अतुलनीय होंगी। हर किसी का अपना अपना नजरिया था, लेकिन कुल मिलाकर ज्यादातर लोगों को लगा कि वांग टेंग जीत जाएगा और वे चुपके से उसका मजाक उड़ा रहे थे। केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उसे असाधारण मानता था। अगर वह इस खतरनाक स्थिति में भी उभर सकता है तो वह भविष्य में पाकर परिवार से भी अधिक महान और अधिक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। यह असाधारण रूप से उच्च प्रशंसा थी, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम थे जो इस तरह सोचते थे। अगले कुछ दिनों में कई लोग बैरन के घर की स्थिति का पता लगाने आए, लेकिन उन्हें पता चला कि वहां केवल महत्वहीन नौकर ही बचे थे। उनके मालिक बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या वांग टेंग डर के कारण चुपके से भाग गया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक अंधकार में ब्रह्मांड अंतरिक्ष यान तेज गति से यात्रा कर रहा था। हर जगह अंधेरा था। वे असीम अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुके थे। ये फ्लेमिंग रिवर यूनिवर्स लॉर्ड द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान था। वांग टेंग ने हार्डी को QYE-63 अंतरिक्ष यान दिया ताकि वह पहले पृथ्वी पर उड़ सके। इस प्रकार वांग टेंग अब केवल फ्लेमिंग रिवर यूनिवर्स लॉर्ड द्वारा छोड़े गए ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान का उपयोग कर सकता था। इसके अलावा इस ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान की गति QYE-63 अंतरिक्ष यान से बहुत अधिक थी।
वांग टेन को पृथ्वी पर वापस जाने की जल्दी थी, इसलिए यह अंतरिक्ष यान सबसे अच्छा विकल्प था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह अन्य दुर्जय योद्धाओं का ध्यान आकर्षित करेगा या नहीं। वह पहले से ही कई मुसीबतों का सामना कर रहा था। उसे एक और मुसीबत जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं थी। राउंड बॉल, हम कहाँ हैं? वांग टेंग ने अपनी आंखें खोली और पूछा। राउंड बॉल ने अपना हाथ हिलाया और अंतरिक्ष यान का आउटडोर सिमुलेशन मोड तुरंत सक्रिय हो गया। हम महान कियांग ग्रह से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर हैं। राउंड बॉल ने तारा चार्ट को देखा और जवाब दिया। बर्था के बारे में क्या? वांग टेंग ने सिर हिलाया। इस यात्रा के लिए वे अपने साथ आधे सुरक्षाकर्मी लेकर आए थे तथा निवास पर केवल 20 सुरक्षाकर्मी ही बचे थे। बैरन का निवास ग्रेट कियांग ग्रह पर स्थित था। पाका परिवार वहां परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था क्योंकि शाही परिवार ने बात कर ली थी। इसलिए वांग टेंग चिंतित नहीं था। वे प्रशिक्षण कक्ष में हैं। राउंड बॉल मुस्कुराया और प्रदर्शित छवि को प्रशिक्षण कक्ष के अंदर के दृश्य में बदल दिया। बर्था अन्य दिव्य मंच मार्शल योद्धाओं को प्रशिक्षण दे रही थी। टीम का गठन कुछ ही दिन पहले हुआ था, लेकिन वे पहले से ही अच्छी तरह से अनुशासित थे और उनकी टीम वर्क बहुत बढ़िया थी। बर्था ने अच्छा किया। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। मुझे लगता है कि उसके पास अतीत में प्रासंगिक अनुभव है। ये परी दिव्य आत्मा गुरु एक साधारण ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा नहीं है। राउंड बॉल ने अपनी थोड़ी को छुआ और अनुमान लगाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने गहरी सोच में सिर हिलाया। तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो, राउंड बॉल ने कहा। वह मेचा हेवन स्टेज मार्शल योद्धा तुम्हारी मदद करना जारी रखने को तैयार है। मेरा मतलब है, तुमने पाकर्स को नाराज कर दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा डरपोक है? वांग टेंग ने तिरस्कार से उसकी ओर देखा। मैं डरपोक? गोल गेंद ने खुद की ओर इशारा किया। उसकी आंखें गुस्से से फैल गईं। मैं डरपोक कैसे हूं? खुद को समझाओ, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। यह बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। ऐसा लगता है कि आप इस मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझते। क्या मैं डरपोक हूं? मुझे बस आपकी जिंदगी की चिंता है। आप मेरी चिंताओं को नहीं समझते। राउंड बॉल गुस्से में था। एट नोबल बनेट एट। ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करने जा रहा हूं। चीजें पहले ही हो चुकी हैं, इसलिए अब कुछ भी कहना बेकार है। वांग टेंग ने अपना हाथ हिलाया। राउंड बॉल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने अपना सिर नीचे झुका लिया जैसे कि पिचका हुआ गुब्बारा हो और उदास होकर आहें भरने लगा। वांग टेंग ने कहा, शिकायत करने के बजाय हम ये क्यों नहीं सोचते कि पाका के बदले से कैसे निपटा जाए? क्या योजनाएं हो सकती हैं? जब तक हो सके छिप जाओ। पृथ्वी पर मामले निपटाने के बाद एक अच्छी जगह ढूंढो और ठीक से खेती करो। उन्हें चुनौती देने की ताकत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करो। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। पाका परिवार का प्रभाव इसके हर हिस्से तक नहीं पहुंच सकता, राउंड बॉल ने कहा। वांग टेंग ने आंखें घुमाईं। हालांकि उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यह सबसे अच्छी योजना थी। अगर तुम जीत नहीं सकते तो तुम क्या कर सकते हो? नीचे रहो। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। राउंड बॉल ने अंतरिक्ष यान को उड़ाना जारी रखा। अंतरिक्ष यान बिना रुके तेज गति से पृथ्वी की ओर उड़ता हुआ आगे बढ़ा। ओलांत फेडरेशन। ओलांत ग्रह। राजधानी के रूप में ओलांत ग्रह ओलांत संघ में सबसे समृद्ध स्थान था। इसकी अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और संस्कृति एक आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई थी। इसकी आबादी बहुत बड़ी थी और यहाँ कई शक्तिशाली मार्शल योद्धा थे। अधिकांश शक्तिशाली मार्शल योद्धा और गुट इसी ग्रह पर एकत्रित थे। इस ग्रह के विकास के आधार पर ओलांत संघ को ब्रह्मांड सभ्यता कहलाने का अधिकार था। हालांकि यह एक निम्न स्तरीय सभ्यता थी, फिर भी यह एक ब्रह्मांड सभ्यता थी। ब्रह्मांड में इसका कुछ प्रभाव था। ओलांत संघ का निर्णय 2। इसकी तुलना में पृथ्वी समुद्र में बजरी का एक अगोचर टुकड़ा थी। इस समय ओलांत फेडरेशन के एक बड़े शहर के मध्य में एक बैठक चल रही थी। शहर को सेंट स्टार सिटी कहा जाता था, जहां सेंट स्टार पैगोडा ओलांत फेडरेशन की सबसे बड़ी अकादमी स्थित थी। ये कहा जा सकता है कि पूरा शहर सेंट स्टार पैगोडा के स्वामित्व में था, इसीलिए इसका नाम सेंट स्टार पैगोडा के नाम पर रखा गया था। यह सेंट स्टार पैगोडा को ओलांत संघ में एक असाधारण दर्जा प्राप्त था। इसने संघ के लिए विभिन्न क्षेत्रों के कई दुर्जय योद्धाओं को तैयार किया था। ओलांत फेडरेशन में सेंट स्टार पैगोडा को कोई भी खतरा नहीं था, यहां तक कि उच्च अधिकारी भी उनसे सतर्क थे। बैठक कक्ष में वर्चुअल नेटवर्क जुड़ा हुआ था।
एक लंबी मेज के दोनों ओर शक्तिशाली व्यक्ति दिखाई दिए। ये आकृतियां विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व करती थीं। कुछ के चेहरे पर महीन शल्क थे जबकि कुछ सामान्य मनुष्यों की तरह दिखते थे। वे परी जाति, ओर्क जाति आदि के लोग थे। माहौल तनावपूर्ण था, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, मानो उन्हें किसी बात का डर हो। लेकिन कुछ ही देर में कोई चिल्लाया, ये मामला कैसे सुलझेगा? कोई हल निकालो। कोई नहीं जानता कि ब्लड मून रेस का कैथू जिंदा है या मर गया। क्या तुम सब मुझे ऐसे ही इंतजार करने दोगे? यह एक क्रूर दिखने वाला मजबूत मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसके ऊपरी शरीर पर रक्त लाल उत्परिवर्तित जानवर का प्रतीक चिन्ह था। अगर वांग टेंग यहाँ होते तो वे बता पाते कि यह व्यक्ति उसी जाति से है जिस जाति का एलियन उम्मीदवार परीक्षण के लिए पृथ्वी पर आया था। वे ओलान फेडरेशन के क्रिम्सन मून गैलेक्सी से कुलीन ब्लड मून रेस से थे। मान का सिर्फ ब्लड मून रेस ही ऐसी मुश्किल में नहीं है। दूसरी रेस भी हमारी प्रतिभा की स्थिति नहीं जानती, छोटे कद और चेहरे पर महीन तराजू वाले एक और व्यक्ति ने कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसलिए हमें अब और संकोच नहीं करना चाहिए। हमें बस पृथ्वी पर जाना चाहिए और स्पष्टीकरण मांगना चाहिए, मनका ने सुझाव दिया। ये कहना आपके लिए आसान है। क्लोएट ने कहा कि पृथ्वी से मार्शल योद्धा महान कियान साम्राज्य में चला गया है और शायद उसने उनकी सुरक्षा भी प्राप्त कर ली है। क्या आप महान कियान साम्राज्य से किसी की मांग करने की हिम्मत रखते हैं? एक सुनहरे बालों वाले आदमी ने कहा। यह मनका अवाक और दुखी था। वह असहाय होकर केवल आहें भर सकता था। ग्रे रंग के वस्त्र पहने राजसी बूढ़ा क्लोएट भी बैठक में था। उसने अपनी आंखें खोली और एक दिशा में देखा। लेडी किंग लून पिछले परीक्षण के दौरान केवल एमरल्ड एबिस गैलेक्सी से बिलुओ वापस लौटा था और वह अपने साथ पृथ्वी से किसी को भी लाया था। आपको हमें स्पष्टीकरण देना होगा। सबकी निगाहें उन्हीं सीटों पर टिकी थीं। वहां दो लोग बैठे थे, एक 30 साल की हरे बालों वाली महिला और दूसरी लंबे हरे घुंघराले बालों वाली एक युवा महिला। क्लोएट की नजर कुछ देर तक उस युवती पर टिकी रही जो विशेष रूप से सार्थक प्रतीत हुई। ये युवती बिल्लुओ थी जो पृथ्वी पर जीवित बची थी। किंग लुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया है। बिल्लुओं ने उस पृथ्वीवासी के साथ सिर्फ एक बार सहयोग किया था और उसका दुश्मन नहीं बना। यही कारण था कि उसने बिल्लुओं को जाने दिया। परीक्षणों के दौरान मूल निवासियों के साथ सहयोग करना उचित है। अगर आप कमियां ढूंढना चाहते हैं तो एमरल्ड एबिस गैलेक्सी को आसानी से धमकाया नहीं जा सकेगा। सभी ने भौहें सिकोड़ी। उनके वंशज अब उस धरतीवासी के हाथों में थे और केवल बिल्लुओ ही बिना किसी खरोंच के वापस आया। उन्हें यह अनुचित लगा, लेकिन किंग लुन की बात सही थी। वे बिल्लुओं को दोष नहीं दे सकते थे। इसके अलावा एमरल्ड एबिस गैलेक्सी भी उनके जितना ही शक्तिशाली था और उनसे निपटना इतना आसान नहीं था। यदि वे इस मामले को नहीं छोड़ेंगे तो इससे किसी का भला नहीं होगा। हम बिल्लुओं के मामले को वैसे ही ले सकते हैं, लेकिन आपको उस पृथ्वीवासी को सौंपना होगा जिसे वह वापस लेकर आए है। क्लोएट का बिल्लुओं से निपटने का कोई इरादा नहीं था और उसने अपनी अगली मांग रखी। असंभव, उस बच्चे के पास दुर्लभ प्रकाश शरीर है और उसे मैंने अपने पास रख लिया है। मैं उसे तुम्हें नहीं सौंप सकता। किंग लुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेडी किंग लुन, आपको ध्यान से सोचना होगा। हमें स्पष्टीकरण चाहिए, क्लोएट ने गंभीर भाव से ठंडे स्वर में कहा। ये सही है किंग लुन, उसे सौंप दो, तराजू वाले आदमी ने दोहराया। बाकी लोगों ने भी अपनी बात रखी और निर्णय से सहमत हुए। वे पृथ्वीवासियों के शौकीन नहीं थे। अब जब उनके पास कोई सुराग नहीं था तो वे केवल उस व्यक्ति के पास जा सकते थे जिसे बिल्लुओ वापस लाया था। यह अलाइस था। बिल्लुओ किंग लुन के पास बैठी थी और अपनी मुठ्ठियां और दांत कसकर भींच रही थी। वह अलाइस को वापस ले आए। अगर उसे कुछ हुआ तो उसे ग्लानि होगी। इसके अलावा अलाइस और वांग टेन के बीच घनिष्ठ संबंध थे। अगर वह वापस आता और देखता कि उसके साथ कुछ हुआ है तो वह क्या सोचता? वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन यह उसके बोलने की जगह नहीं थी। वह बेबसी से भरी हुई थी। यह मामला बातचीत योग्य नहीं है। मैं उसे तुम्हें नहीं सौंपूंगा। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम पृथ्वी पर सेना भेज सकते हो, किंग लुन ने गंभीरता से कहा। बिल्लुओं ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने सुना कि आगे क्या हुआ तो वह चौंक गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। पृथ्वी पर एक सेना भेजो। यह कोई छोटी बात नहीं थी। उसने नहीं सोचा था कि उसकी मां ऐसा कुछ सुझाएगी। अगर वे सचमुच पृथ्वी पर सेना भेज देंगे तो हालात हाथ से निकल जाएंगे।
पृथ्वी निश्चित रूप से ओलांद संघ के खिलाफ बचाव करने में सक्षम नहीं होगी। तब तक यह मनुष्यों के लिए नरक बन जाएगा और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। यदि ऐसा पहले हुआ होता तो उसे अविकसित ग्रह की चिंता नहीं होती, उसे इसकी परवाह भी नहीं होती। हालांकि पृथ्वी वांग टेंग का घर था। अगर वे पृथ्वी को छूते तो उनके और उसके बीच घातक झगड़ा होता। उसे उसकी समझ के साथ वह इसे ऐसे ही जाने नहीं देगा। और वांग टेंग, जिन्हें बैरन की उपाधि विरासत में मिली थी, में ऐसा करने की क्षमता थी। हालांकि वह सिर्फ एक बैरन था, लेकिन वह एक उच्च स्तरीय सभ्यता का बैरन था। उसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अगर वह वापस लौटता है तो उसके पास ओलांद फेडरेशन को पलटने की क्षमता हो सकती है। बिलुओ नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। क्लोएट का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। वह भी धरती पर सेना भेजना चाहता था, लेकिन वह डरता था और इतनी दूर नहीं जाना चाहता था। किंग लुन के शब्दों ने उसे एक कोने में धकेल दिया, जिससे वह शर्मिंदा हो गया। बैठक में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सेना भेजने के बारे में कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहा था। उनकी ताकत के साथ ग्रह स्तर के मार्शल योद्धाओं के बिना एक ग्रह से निपटना आसान था। समस्या वांग टेंग के साथ थी, जो महान कियान साम्राज्य में चले गए थे। वे बिना किसी निश्चित समाचार के जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। चलो एक सेना भेजते हैं। ठीक इसी समय एक बूढ़ा आदमी बोला। वह सेंट स्टार पैगोडा के अध्यक्ष थे, जो ओलांद फेडरेशन के 3 स्वर्ग स्तरीय मार्शल योद्धाओं में से एक थे। राष्ट्रपति शेंग लुओ। एट नोवेल बिन एट। जब लोगों ने ये शब्द सुने तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। वे हैरानी से बूढ़े आदमी की ओर देखने लगे। यहां तक कि किंग लुन, जिसने ये सुझाव दिया था, वह भी अवाक रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसका दिल सदमे में था। सेंट स्टार पैगोडा की गरिमा का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। अगर हमारे प्रशिक्षकों को मारने वाले को नहीं हटाया जाता है तो सेंट स्टार पैगोडा से कोई भी आश्वस्त नहीं होगा, अध्यक्ष शेंग लुओ ने शांति से कहा। लेकिन कोई परंतु नहीं। ये निर्णय हम तीनों ने मिलकर लिया है। महासंघ की गरिमा की रक्षा की जाएगी, अध्यक्ष शेंग लुओ ने कहा। सभी ने बोलना बंद कर दिया। महासंघ की प्रतिष्ठा की रक्षा करनी थी। कोई भी इसका खंडन नहीं कर सकता था। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि यह निर्णय तीनों स्वर्ग मंच के योद्धाओं द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया था। वे संभवतः उन्हें अस्वीकार नहीं कर सकते थे। ओलांद संघ में 3 स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा उनके संरक्षक की तरह थे। उनके बिना ओलांद संघ नहीं होता। कोई भी उनके निर्णय को नकार नहीं सकता था। अगर कोई सवाल नहीं है तो वापस जाओ और तैयारी करो। हम पृथ्वी को नीचे ले जाएंगे। राष्ट्रपति शेंग लुओ की आवाज बेहद शांत थी। बोलने के बाद वे धीरे धीरे गायब हो गए। जाने से पहले सभी लोग एक क्षण के लिए चुप हो गए। प्रत्येक के अपने अपने विचार थे। खतरे की सुबह। कई दिनों बाद ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान के प्रशिक्षण कक्ष में 2 आकृतियां तेजी से कमरे में घूमी, कभी कभी टकराती और जोरदार विस्फोट करती। बल तरंगे पूरे स्थान में फैल गईं। दीवारों और जमीन पर शक्तिशाली हमले हुए, जिससे चिंगारियां निकली और वे उछलकर दूर जा गिरीं। पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा गया। एक ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा के हमले का विरोध कर सकता था, इसलिए इसकी रक्षा क्षमता निश्चित रूप से मजबूत थी। प्रशिक्षण कक्ष में अन्य विशेष सुरक्षा उपाय भी थे। इन 2 लोगों के हमले से अंतरिक्ष यान की ढाल को भी नुकसान नहीं पहुंच सका। अंतरिक्ष यान के शरीर को चोट पहुंचाना तो दूर की बात है। वास्तव में यदि कोई निशान रह भी गया हो तो धातु अपनी स्मृति के आधार पर घावों को शीघ्रता से ठीक कर देती है, बशर्ते कि यह कोई विनाशकारी हमला न हो। धमाका। टक्कर के बाद अंततः दोनों पक्ष पीछे हटे और एक दूसरे से 10 मीटर से अधिक दूरी पर रुक गए। फिर से वांग टेंग ने हल्की सांस ली और चिल्लाया। वह फिर से आगे बढ़ा। जब वह अभी आधा सफर तय कर चुका था तो उसके शरीर से पन्ना जैसी चमकदार ज्वाला निकली और उसे अपने में समाहित कर लिया। क्या वह अपनी दिव्य ज्योति का उपयोग करने की योजना बना रहा है? ये सही नहीं है। एनलैन, जो उसके साथ लड़ रही थी, ने मन ही मन सोचा। वांग टेंग ने ज्वाला का इस्तेमाल आक्रमण के तौर पर नहीं किया। इसके बजाय उसने एक अज्ञात विधि का उपयोग करके उसे वापस अपने शरीर में खींच लिया। खैर, उसने वास्तव में इसे वापस नहीं चूसा। दिव्य ज्वाला उसके शरीर में विलीन हो गई। उसकी त्वचा पर लौ के पैटर्न रून की तरह दिखाई दिए, जिससे वह रहस्यमय और अद्वितीय रूप से सुंदर लग रहा था। यह क्या है? एनलैन ने भौहें सिकोड़ी। वह आश्चर्यचकित था। सावधान रहो,
वांग टेंग ने धीमी आवाज में चेतावनी दी। धमाका। अगले ही पल उसके शरीर से शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी और उसकी आभा लगातार बढ़ती गई। वह आगे की ओर उछलते हुए एक भयावह विशालकाय ज्वाला जनित जानवर में बदल गया। दिलचस्प, एन लैन मुस्कुराया। उसे बहुत दिलचस्पी थी। वांग टेंग उसे हरा नहीं सकता था। हालांकि उस युवक की वर्तमान स्थिति ने उसे उसमें अत्यधिक दिलचस्पी पैदा कर दी थी। धमाका। वांग टेंग एक पल में ही एन लैन के सामने प्रकट हो गया। जब उसने मुठ्ठियां तोड़ी तो उनके चारों ओर आग की लपटें जल रही थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। पलक झपकते ही दोनों में फिर भिड़ंत हो गई। इस बार टक्कर पहले से भी ज्यादा जोरदार थी। दोनों पक्ष अनगिनत बार आगे पीछे हुए, प्रशिक्षण कक्ष में चमकते रहे जब तक कि केवल छायाएं ही दिखाई देने लगी। उनकी टक्कर के केंद्र से चिलचिलाती गर्मी निकली जिससे तापमान कई गुना बढ़ गया। बर्था और अन्य दिव्य स्तर के योद्धा अचंभित रह गए। वांग टेंग की क्षमता केवल आकाशीय अवस्था तक ही सीमित थी। बर्था ने हाल ही में ये सीखा था। उसे हमेशा लगता था कि वह ग्रहीय अवस्था में है। उनकी क्षमता में अंतर के बावजूद वांग टेंग अभी भी मेचा स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा के साथ एक गहन युद्ध कर सकता था। यह अविश्वसनीय था। हालांकि मेचा स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया, लेकिन वांग टेंग की क्षमता की तुलना सामान्य आकाशीय मंच मार्शल योद्धा से नहीं की जा सकती थी। उसकी ताकत ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा को धमकाने के लिए पर्याप्त थी। बर्था गंभीर हो गई। उसे लगा कि अगर वह वांग टेंग से लड़ेगी तो शायद उसे आसानी से हरा न पाए। अगर उसने कोई गलती की तो वह उससे हार भी सकती है। कुछ देर बाद वे अलग हो गए और वांग टेंग ने अचानक सामने इशारा किया। सुनहरी रोशनी की एक किरण हवा को चीरती हुई दिखाई दी और ध्वनि धमाका हुआ। एन लैन की नजर तेज हो गई। उसके हाथ से काली रोशनी की एक किरण निकली और उड़ते हुए खंजर में बदल गई। वह सुनहरी रोशनी की किरण से टकरा गई। झनकार। एक स्पष्ट धातु जैसी कंपन सुनाई दी। प्रकाश की काली और सुनहरी किरणें अलग हो गईं और हवा में टकराने लगीं। दिव्य आत्मा गुरु। बर्था ने गहरी सांस ली। उसका मुंह थोड़ा खुला और वह चौंक गई। मास्टर एक दिव्य आत्मा गुरु है। बहुत। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी सफलता की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। वह किस प्रकार का विकृत व्यक्ति था। कभी कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। वह पहले से ही काफी शक्तिशाली थी। वह अपने स्तर के सभी अन्य मार्शल योद्धाओं को हरा सकती थी, लेकिन वांग टेंग को देखकर उसे अपनी ताकत पर शक होने लगा। मैं अब और नहीं लड़ूंगा। आधे घंटे बाद वांग टेंग रुक गया। उसने अपना गोल्डन क्रिसेंट ब्लेड रखा और एन लैन की ओर हाथ हिलाया। एन लैन ने 1000 आयुध पोत रख लिया। उसने वांग टेंग को अजीब तरह से देखा और कहा, मुझे तुम्हारी ताकत का एहसास तुमसे लड़ने के बाद ही हुआ। फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड के बाद से तुम और भी ज्यादा मजबूत हो गए हो। मैंने कुछ सुधार किए हैं। वांग टेंग ने सिर हिलाया, इनकार नहीं किया। हालांकि उसे थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं। हर कोई अवाक रह गया, खास तौर पर बर्था। उसे लगा कि उसका अपमान हो रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। यदि वह कमजोर था तो वह क्या थी? वह किसी कारणवश उदास हो गई। तुम्हें अवश्य ही प्रेरणा मिलेगी। एन लैन ने हंसते हुए उसे धक्का दिया। वांग टेंग, तुमने तो मेरे दिल पर वार कर दिया। तुम्हें पता है कि कुछ बातें उजागर करने की जरूरत नहीं होती। हार मत मानो। तुम्हारा दुश्मन पाका परिवार है। तुम ब्रह्मांड में 10 दिन और रात तक इस बारे में शेखी बघार सकते हो। एन लैन ने उसे सांत्वना दी। वांग टेंग ने हाथ हिलाया। बोलने में उसकी रुचि खत्म हो गई। कुछ स्वर्ग चरण और ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धाओं के गुण बुलबुले को अवशोषित करने के बाद उसे लगा कि उसकी क्षमता बढ़ गई है। इसलिए वह द्वंद्वयुद्ध के लिए एन लैन को खोजने आया था। वह अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। अंत में उसे एहसास हुआ कि अपनी वर्तमान क्षमता के साथ उसे अपने ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक के साथ तीसरे स्तर के ब्रह्मांड चरण और उससे नीचे के मार्शल योद्धाओं से निपटने में कोई समस्या नहीं थी। यदि उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति और क्षेत्र के साथ जोड़ दिया जाए तो वह ब्रह्मांड के चौथे से छठे स्तर तक के मार्शल योद्धाओं को संभाल सकता है। जहां तक उत्पत्ति की शक्ति और गॉडस्लेयर तलवार शास्त्र का प्रश्न है, उनका उपयोग ब्रह्मांड स्तर के शिखर पर मार्शल योद्धाओं को मारने के लिए किया जा सकता है। वह स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धाओं को भी नुकसान पहुंचा सकता था अगर वह उन्हें अचानक पकड़ लेता। इसी तरह वह सिंक्लेमोन की बांह को घायल करने में कामयाब रहा। वांग टेंग, क्या आपने इसका इस्तेमाल किया? राउंड बॉल ने अचानक अपने मन में उससे पूछा।
मैंने क्या इस्तेमाल किया? वांग टिंग ने पूछा, हालांकि उसे जवाब पता था। राउंड बॉल ने गुस्से से पूछा, आपने जो कौशल इस्तेमाल किया वह पाकर परिवार की काया के समान लग रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही है। भविष्य में उन्हें भड़काने के लिए मैंने खुद ही यह सोचा था, वांग टिंग ने बहाना बनाया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? राउंड बॉल ने अवाक होकर कहा। अब हम कहाँ हैं? हमने महान कियान साम्राज्य छोड़ दिया है। वांग टिंग ने सिर हिलाया और अपनी साधना में वापस चला गया। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, ओह ठीक है, एन लेन, आपके पास कितने ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा हैं? 13। अन लेन ने आश्चर्य के क्षण के बाद उत्तर दिया। वे पर्याप्त होने चाहिए, मैं उन्हें क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? वांग टिंग ने उत्सुकता से पूछा। वे ब्रह्मांड के अंतरिक्ष यान में हाइबरनेटिंग कर रहे हैं, एन लेन ने समझाया। क्या आप चिंतित हैं कि आपके मातृ ग्रह को कुछ हो जाएगा? बस सुरक्षा के लिए। वांग टिंग ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, 13 ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा और आपके बगल में 2 मार्शल योद्धा हमारे लिए एक निम्न स्तरीय सभ्यता पर शासन करने के लिए पर्याप्त है, एन लेन ने कहा। वांग टिंग थोड़ा शांत हो गया और साधना के लिए अपने कमरे में लौट आया। उसी समय ओलांद संघ में कई युद्धक जहाज ओलांद ग्रह से निकलकर मिल्की वे की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता। युद्ध यान में कई मार्शल योद्धा थे, जिनमें ग्रह चरण, आकाशीय चरण और ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धा शामिल थे। ये भयावह सेना ओलांद संघ के किसी भी ग्रह को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। अब वे आकाशगंगा में एक दूर के ग्रह की ओर बढ़ रहे थे। 10 दिन से ज्यादा समय बाद बेड़ा आकाशगंगा के बाहर पहुंच गया। एक अंतरिक्ष यान आकाशगंगा से उड़ा और एक बड़े युद्ध यान पर उतरा जो युद्ध किले जैसा दिख रहा था। क्लोइड बाहर निकलकर विशाल युद्ध यान में घुस गया। उसकी मुलाकात ब्रह्मांड मंच के योद्धाओं के एक समूह से हुई। क्लोइड, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम आना नहीं चाहते थे। अगर उच्च अधिकारी आदेश नहीं देते तो क्या तुम भाग जाते? क्रिम्सन मून गैलेक्सी के मार्शल योद्धा मनका की कर्कश आवाज कमरे में गूंज उठी। मुझे कुछ काम निपटाने थे। चूंकि वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझे आदेश दिया है, इसलिए मैं सहयोग करूंगा, क्लोइड ने बिना किसी बदलाव के शांति से उत्तर दिया। यह अच्छी बात है। ये तो बस एक सुदूर ग्रह है। मैंने सुना है कि इस पर कोई ग्रह स्तरीय मार्शल योद्धा भी नहीं है। डरने की क्या बात है? लंबे सुनहरे बालों वाले एक अधेड़ व्यक्ति ने कहा। क्लोइड ने उसे अनदेखा किया, अपने दिल में असहायता से आहें भरते हुए। वह इस मिशन में भाग नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसे बुरा लग रहा था। हालांकि उसके वरिष्ठों ने उसे इसमें शामिल होने के लिए कहा, इसलिए वह इसे अस्वीकार नहीं कर सकता था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे उस दिन भागे हुए धरतीवासी की याद आ गई और उसकी आंखों के कोने फड़कने लगे। उसके दिल में नफरत की आग भड़क उठी, लेकिन उसे थोड़ा डर भी लगा। आकाशगंगा के दूसरी ओर QYE-63 अंतरिक्ष यान एक वर्महोल में यात्रा कर रहा था। इसका गंतव्य भी पृथ्वी ही थी। जब वांग टिंग महान कियान साम्राज्य की ओर जा रहा था, तब क्लोइड ने QYE-63 अंतरिक्ष यान का पीछा किया, इसलिए उसे अंतरिक्ष यान पर अधिक भार डालना पड़ा और उसकी गति बढ़ानी पड़ी। इससे अंतरिक्ष यान को बहुत नुकसान हुआ। सौभाग्य से महान कियान साम्राज्य में पहुंचने के बाद वांग टिंग को इसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जिससे राउंड बॉल को इसकी मरम्मत के लिए पर्याप्त समय मिल गया। फिर उन्होंने रॉक जुए से बहुत सारा पैसा कमाया और अपने अंतरिक्ष यान के लिए कई अलग अलग पुर्जे खरीदने शुरू कर दिए। इससे QYE-63 को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने में मदद मिली। अब हार्डी इस अंतरिक्ष यान का संचालन कर रहे थे और पृथ्वी की ओर बढ़ रहे थे। कंट्रोल रूम में बाहरी सिमुलेशन चालू कर दिया गया था। हार्डी कंट्रोल पैनल के सामने खड़ा हो गया और अपनी कर्कश आवाज में पूछा, और कितना समय लगेगा? आकाशीय चरण के मार्शल योद्धा ही अंतरिक्ष यान का संचालन करते थे। जब वांग टिंग ने इन दासों को खरीदा था तो उसने इस बात को ध्यान में रखा था। कुछ मार्शल योद्धा थे जो अंतरिक्ष यान का संचालन कर सकते थे। पायलटों में से एक ने तारा चार्ट को देखा और कहा, हम आकाशगंगा में प्रवेश कर चुके हैं और 5 दिनों में पृथ्वी के आसपास पहुंच जाएंगे। ठीक है, अधिकतम गति से आगे बढ़ो। सुनिश्चित करो कि हम जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाएं और मास्टर के आदेशों में देरी न करें, हरी ने भावनाहीनता से कहा। हाँ, सभी गंभीर हो गए। किसी ने भी समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की और हार्डी के आदेश के आधार पर अंतरिक्ष यान की गति बढ़ा दी। बाहर घने अंधेरे में अंतरिक्ष यान ने अचानक अपनी गति बढ़ा दी और वहीं गायब हो गया।
यह एक धुंधली काली रेखा की तरह आगे बढ़ता रहा जब तक कि यह अंधेरे के दूसरे छोर पर गायब नहीं हो गया। मास्टर वान टेन के आदेश पर आया हूँ। धरती। ये सुंदर ग्रह ब्रह्मांड में चुपचाप तैर रहा था और अरबों वर्षों के विकास और प्रजनन के बाद इसका वर्तमान स्वरूप सामने आया। इस ग्रह पर अनगिनत जीवन का पोषण हुआ है। चाहे इस पर कितनी भी विनाशकारी आपदाएं क्यों न आए हों, जीवन वापस लौटा है, दृढ़ता से जीवित और प्रजनन कर रहा है। मनुष्य इस ग्रह के शासक थे। देश जिया डोंगहाई। यहाँ एक विशिष्ट इमारत स्थित थी। इमारत अभी अभी बनी थी। इसकी ऊंचाई कई सौ मीटर थी और इसके डिजाइन पर कई देशों का प्रभाव था। अब ये पृथ्वी पर सबसे ऊंची इमारत थी। वैश्विक संघ निर्माण। वैश्विक संघ के गठन के बाद देशों के नेताओं ने संघ की गतिविधियों के लिए एक मुख्यालय बनाने का प्रस्ताव रखा। यद्यपि प्रत्येक देश की अपनी अपनी योजनाएं थीं और वे पहले अपने हितों को प्राथमिकता देना चाहते थे, फिर भी वे एक नए और आने वाले युग के सामने एकजुट थे। ग्लोबल यूनियन बिल्डिंग देशों के लिए एक कड़ी थी। जहां तक इसका डोंगहाई में निर्माण का सवाल है, तो इसका कारण था नायक वांग टेंग। आज पृथ्वी पर वांग टेंग का प्रभाव इस दुनिया से परे था। हालांकि वह पहले ही ग्रह छोड़ चुका था, लेकिन लोग अभी भी उसे अपने नायक के रूप में याद करते हैं। इसके अलावा डोंगहाई किसी देश की राजधानी नहीं थी। इमारत का वहां होना सबसे उपयुक्त था। आज साप्ताहिक ग्लोबल यूनियन सम्मेलन था। ग्लोबल यूनियन बिल्डिंग के बाहर एक के बाद एक विमान चौराहे पर उतरे। हर देश के नेता अपने विमानों से उतरे और बिल्डिंग की ओर जाने से पहले एक दूसरे का अभिवादन किया। इमारत के सामने पहुंचकर वे गेट में प्रवेश करने से पहले एक मूर्ति के सामने रुकते थे। कुछ लोग तो अपनी टोपियां भी उतार देते थे। मूर्ति एक लंबे, सीधे खड़े युवक की थी, जिसका स्वभाव बहुत ही शानदार था। उसकी आंखें आसमान की ओर ऐसे देख रही थीं मानो वह ब्रह्मांड को निहार रहा हो। ग्लोबल यूनियन बिल्डिंग के शीर्ष तल पर स्थित सम्मेलन हॉल के अंदर नेता एक के बाद एक बैठे। चूंकि सम्मेलन अभी शुरू नहीं हुआ था, इसलिए वे आपस में धीरे धीरे बात करने से खुद को रोक नहीं पाए। वे समसामयिक मामलों पर बातचीत करते और अपनी राय व्यक्त करते। कभी कभी एक या दो दिलचस्प घोटाले सामने आते, जिससे कुछ हल्की सी हंसी भी आती। समय धीरे धीरे बीतता गया। सुबह 9 बजे जब सभी लोग आ गए, तब सम्मेलन शुरू हुआ। हमेशा की तरह आइए खुलकर बात करें। देश जिया से मार्शल आर्ट के नेता मुस्कुराए। मेरे पास एक अच्छी खबर है। व्हाइट ईगल नेशन के 5 लोग पहले ही ग्रहीय चरण में पहुंच चुके हैं। व्हाइट ईगल नेशन के नेता ने काम शुरू किया। 5। सभी चौंक गए। मुझे लगता है कि पहले आपके पास केवल 3 थे, अब उनमें से 5 हो गए हैं। कंट्री बेट के नेता को विश्वास नहीं हुआ। हा, हम बस भाग्यशाली हैं, बस भाग्यशाली। व्हाइट ईगल राष्ट्र के नेता हंसे। एड्स बाय पब फ्यूचर। कंट्री बोआ के नेता ने कहा, 5 वाकई बहुत बढ़िया है। हालांकि हमारा देश भी पीछे नहीं है। हमारे पास अभी 4 हैं। बहुत जल्द ये संख्या 5 हो जाएगी। हमारे गठबंधन से एक और योद्धा आगे बढ़ गया है। अब हमारे पास 3 गृह स्तरीय मार्शल योद्धा हैं, गठबंधन के नेता ने कहा। सभी ने अपने अपने देशों में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए आगे बढ़ने वाले लोगों की संख्या बताकर शुरुआत की। ब्रह्मांड की विशाल आयु को देखते हुए उनके लिए कुछ भी छिपाना निरर्थक था। जब से वान तेंग ने पिछली बार ग्रह चरण का ग्रंथ छोड़ा था, तब से विभिन्न देशों के मार्शल योद्धा ग्रह चरण तक आगे बढ़ने में सक्षम हो गए थे। जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की, उनकी संख्या वान तेंग की अपेक्षाओं से अधिक थी। उस समय उसने सोचा था कि यह अच्छा होगा यदि हर देश में 2 में से एक ऐसा हो जो ग्रहीय चरण तक आगे बढ़ सके। ऐसा लग रहा था कि उसने इन मार्शल योद्धाओं को कम करके आंका था। बहुत से लोग कई वर्षों तक सामान्य स्तर के शिखर पर अटके रहे। वे आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि उनके पास ये शास्त्र नहीं थे। अब सभी देश खुद को पार करने और ग्रह स्तर के मार्शल योद्धाओं की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। वास्तव में वे ग्रह स्तर के मार्शल योद्धाओं की एक टीम बनाने की योजना बना रहे थे। जब वांग टेंग वापस लौटे तो वह उन्हें ब्रह्मांड में साथ ला सकता था। देश जिया, आपके पास अब कितने ग्रह स्तर के मार्शल योद्धा हैं? किसी ने अचानक पूछा। 7। मार्शल आर्ट का नेता मुस्कुराया। 7। सभी लोग आश्चर्यचकित और अविश्वास से भरे हुए थे। उनकी नजरें मार्शल आर्ट के नेता पर टिकी थीं। पहले व्हाइट ईगल राष्ट्र और कंट्री जिया एक दूसरे के बगल में खड़े थे। उनकी सेनाएं लगभग एक जैसी थीं, लेकिन अब कंट्री जिया के पास व्हाइट ईगल राष्ट्र की तुलना में 2 ज्यादा ग्रह स्तरीय मार्शल योद्धा थे।
हालांकि 2 की संख्या कम लग सकती है, लेकिन ये ग्रह स्तर के मार्शल योद्धा थे। उनमें से हर एक बेहद शक्तिशाली था। 2 और होने का मतलब था 2 और रणनीतिक हथियार होना। क्या वांग टेंग ने जाते समय देश जिया के लिए अधिक संसाधन छोड़े थे? कई लोग मन ही मन अनुमान लगा रहे थे। ईर्ष्या। उनसे कितनी ईर्ष्या और जलन होती है, लेकिन वे इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। वांग टेंग जिया देश से था, उसके लिए अपने देश की देखभाल करना उचित था। इसमें कुछ भी गलत नहीं था। वास्तव में वांग टेंग ने उनके लिए कुछ भी अतिरिक्त नहीं छोड़ा। देश जिया के लोग प्रभावशाली थे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो कंट्री जिया। एट नोबल बनेट एट। एक के बाद एक नेताओं ने अपने दिलों की कड़वाहट को सहते हुए देश जिया को बधाई दी। वैसे क्या मिस्टर वांग टेंग की ओर से कोई खबर है? व्हाइट ईगल राष्ट्र के नेता ने पूछा। फिलहाल कोई खबर नहीं है। मार्शल आर्ट के नेता की आंखों में चिंता की झलक थी और उन्होंने अपना सिर हिलाया। वह उन 7 मार्शल योद्धाओं में से एक था जो ग्रहीय अवस्था तक पहुंच चुके थे, और वह सबसे शक्तिशाली था। यहां तक कि जब वह दूसरे देशों के अन्य ग्रहीय अवस्था के मार्शल योद्धाओं के साथ युद्ध करता था तो कोई भी उसे हरा नहीं पाता था। वांग टेंग के अलावा मार्शल आर्ट का नेता पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, इसलिए हर कोई उसका सम्मान करता था। क्या ऐसा है? मुझे आश्चर्य है कि मिस्टर वांग टेंग कब वापस आएंगे। सभी को थोड़ा अफसोस हुआ और वे उनके वापस आने की उम्मीद करने लगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। हमें जल्द से जल्द ब्रह्मांड में प्रवेश करना चाहिए। हमें सिर्फ श्री वांग टेंग पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, व्हाइट ईगल नेशन के नेता ने सुझाव दिया। ये सही है। हमें मिलकर काम करना चाहिए और आने वाले युग से निपटना चाहिए। ग्रहीय चरण अभियान दल के बारे में सभी लोग क्या सोचते हैं? ये संभव है। हमारे पास बस एक ऐसे अंतरिक्ष यान की कमी है जो ब्रह्मांड में यात्रा कर सके। दुर्भाग्य से एलियन उम्मीदवारों द्वारा छोड़े गए अंतरिक्ष यान अब इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। कुछ हिस्से अलग हो गए थे। हम पृथ्वी पर उपलब्ध तकनीक का उपयोग करके उन्हें पुनः स्थापित नहीं कर सकते। ऊर्जा के साथ भी एक समस्या है। पर्याप्त ऊर्जा के बिना ब्रह्मांड में यात्रा करना असंभव है। मुझे डर है कि हम आकाशगंगा से बाहर भी नहीं उड़ पाएंगे। व्हाइट ईगल नेशन के नेता ने चर्चा शुरू की और सभी सहमत हो गए। वे एक ही पृष्ठ पर थे, जितनी जल्दी हो सके ब्रह्मांड में प्रवेश करना चाहते थे। मार्शल आर्ट के नेता और 3 महान कमांडरों ने एक दूसरे की आंखों में असहायता के भाव को देखते हुए एक दूसरे की ओर देखा। वे सभी के विचारों को समझते थे, लेकिन वे कोई निर्णय नहीं ले पाते थे। अंतरिक्ष यान की तकनीक ऐसी समस्या नहीं थी जिससे वे निपट सकें। इसके अलावा बाहरी परिस्थितियां अस्पष्ट थीं और ब्रह्मांड खतरों से भरा था। अगर पृथ्वी ब्रह्मांड में प्रवेश करती और कुछ भी गलत होता तो वह नष्ट हो सकती थी। इसलिए सबसे अच्छा तरीका था वांग टेंग की वापसी का इंतजार करना। जब मार्शल आर्ट के नेता भीड़ को शांत करने ही वाले थे, तभी कॉन्फ्रेंस हॉल में एक जोरदार अलार्म बजा। क्या हो रहा है? सभी के चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। मार्शल आर्ट के नेता ने गंभीर होकर एक छवि खोली जो ब्रह्मांड से भेजी गई थी। सौरमंडल की ओर उड़ रहे एक अंतरिक्ष यान को उपग्रहों द्वारा कैद किया गया। इसकी एक तस्वीर पृथ्वी पर भेजी गई। यह एक अंतरिक्ष यान है। लोग अचानक चिल्ला उठे। अंतरिक्ष यान? क्या एलियंस फिर से पृथ्वी पर आ रहे हैं? जल्दी करो, दुनिया को सचेत करो। सम्मेलन कक्ष में नेतागण चिंतित और घबराए हुए थे। नहीं, यह अंतरिक्ष यान उसी जैसा क्यों दिखता है जिसे श्री वांग टेंग ने पृथ्वी छोड़ते समय लिया था? किसी ने अचानक पूछा। क्या श्री वांग टेंग का अंतरिक्ष यान? व्हाइट ईगल राष्ट्र के नेता ने आश्चर्य से कहा। सभी लोग पास आए और अंतरिक्ष यान को देखने लगे। ये वास्तव में वांग टेंग के अंतरिक्ष यान जैसा दिखता है। मार्शल आर्ट के नेता अनिश्चित थे। व्हाइट ईगल राष्ट्र के नेता ने आदेश दिया, जल्दी करो, उपग्रह को वास्तविक समय में निगरानी करने दो और हमें सबसे स्पष्ट छवि भेजो। थोड़ी देर बाद अंतरिक्ष यान की एक बेहतर छवि प्रसारित की गई। अब हर कोई इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था और उन्होंने अंततः निर्धारित किया कि अंतरिक्ष यान वास्तव में वही था जिसे वांग टेंग ने जाते समय लिया था। ओह! सभी ने राहत की सांस ली। उनके चेहरों पर खुशी के भाव दिखाई दिए। श्री वांग टेंग वापस आ गए हैं। ये बहुत बढ़िया है। हमने इस बारे में बहुत देर तक बात की है। वह आखिरकार वापस आ गया है। हा, यह अच्छा है कि वह वापस आ गया है। हमारी योजना अब एजेंडे में रखी जा सकती है। भीड़ बहुत खुश थी और सोच रही थी कि वांग टेंग वापस आ गया है। एड्स बाय पब फ्यूचर।
हर कोई मार्शल आर्ट के नेता ने अपना मुंह खोला और सभी का ध्यान आकर्षित किया। मार्शल आर्ट के नेता ने कहा, हमें पूरी दुनिया को अलर्ट पर रखना होगा। वांग टेंग ने जाने से पहले हमें निर्देश दिए थे, चाहे कोई भी आए, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ब्रह्मांड में एक ही प्रकार के कई अंतरिक्ष यान हैं, और एक और संभावना है। अगर वांग टेंग को कुछ हो गया तो पृथ्वी उजागर हो सकती है। हॉल में सन्नाटा छा गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। ठीक है, चेतावनी अलार्म बजाओ। भीड़ ने इस पर सहमति जताई और कई आदेश जारी किए। मशीनें काम करने लगी, सेनाएं, हथियार और युद्ध योद्धा सभी भेजे गए। ग्रह उच्चतम स्तर की सतर्कता पर था। अनगिनत लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और समूह बनाकर आसमान में चक्कर लगाया और शहरों की रक्षा की। अंतरिक्ष यान को रोकने के लिए लड़ाकू विमान भी तैयार थे। अगर वांग टेंग वापस आ गया तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर वह कोई विदेशी आक्रमणकारी था तो यह मौत तक की लड़ाई होगी। 3-4 घंटे बीत गए और सभी लोग उत्सुकता से इंतजार करते रहे। अंतरिक्ष यान बहुत तेज था और अंततः पृथ्वी के निकट पहुंच गया। ये वायुमंडल में प्रवेश कर गया और उतरना शुरू कर दिया, लेकिन उतरने से पहले ही लड़ाकू विमानों के एक समूह ने उसे रोक लिया। कृपया रुकें। लड़ाकू विमान कॉमन यूनिवर्सल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे। पृथ्वी पर लोग सामान्य सार्वभौमिक भाषा सीख रहे थे। कई भाषाविदों ने इसमें लगभग महारत हासिल कर ली थी और वे सामान्य रूप से संवाद कर सकते थे। उस व्यक्ति की पहचान अज्ञात थी, इसलिए उनके लिए सामान्य सार्वभौमिक भाषा का उपयोग करके संवाद करना बेहतर था। उसी समय यहाँ की छवि भी लड़ाकू विमानों द्वारा वापस भेजी गई थी। अंतरिक्ष यान का दरवाजा धीरे से खुला और एक आकृति बाहर निकली। शक्तिशाली आभा मजबूत और भयानक थी। वहां खड़े होने मात्र से लोगों में आत्मसमर्पण करने की इच्छा पैदा हो गई। जब कमजोर का सामना ताकतवर से हुआ तो ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। एलियन। जब नेताओं ने भूरे रंग की पोशाक पहने उस आदमी को बाहर निकलते देखा तो वे तुरंत समझ गए कि वह वांग टेंग नहीं है। उनके चेहरे के भाव बदल गए। यह एक विदेशी था। क्या वांग टेंग को कुछ हुआ था, या यह उसी मॉडल का अंतरिक्ष यान था? चाहे जो भी हो, ये पृथ्वी के लिए अच्छी बात नहीं थी। नेताओं को यह उम्मीद नहीं थी कि वे अपना सबसे बुरा सपना जी रहे थे। वांग टेंग वापस नहीं आया। अंतरिक्ष यान से एक एलियन आगंतुक बाहर आया। हालांकि उन्हें उसकी पहचान नहीं पता थी, लेकिन वह भारी आभा उन्हें परेशान करने के लिए पर्याप्त थी। वह बहुत शक्तिशाली था। वे स्क्रीन के दूसरी तरफ होने के बावजूद भी उसकी दबंग और डरावनी उपस्थिति को महसूस कर सकते थे। ऐसा लग रहा था कि उस व्यक्ति ने उनकी निगाह को भांप लिया था और कैमरे की दिशा में ऐसे देखा जैसे वह सीधे उनकी ओर देख रहा हो। वह नजर नेताओं के दिलों में डर पैदा करने के लिए काफी थी। वे घुटने टेकने वाले थे। सौभाग्य से वे दृढ़ इच्छाशक्ति वाले थे और सीधे उसकी ओर नहीं देख रहे थे। अन्यथा वे इसे सहन नहीं कर पाते और कुछ शर्मनाक काम भी कर सकते थे। यह एलियन बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली। पृथ्वी पर आने का उसका उद्देश्य क्या है? अगर वह पृथ्वी पर हमला करना चाहता है तो हम उसका विरोध नहीं कर सकते। नेता घबरा गए। वे हंगामा करने लगे और उनके लिए शांत होना मुश्किल हो गया। मैं मास्टर वांग टेंग के आदेश पर यहां आया हूं। भूरे रंग के लबादे वाले आदमी की आवाज आए। वह कॉमन यूनिवर्सल लैंग्वेज बोल रहा था। पृथ्वी पर मानव स्वयं को हीन महसूस करता था। मैं मास्टर वांग टेंग के आदेश पर यहां आया हूं। भूरे रंग के कपड़े पहने आदमी की आवाज हवा में गूंज उठी। सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी खोली और समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सके। एट नोबल बनेट एट। यह क्या है? जिया देश के कमांडर लॉन को इतना झटका लगा कि उनका उच्चारण बाहर आ गया। मैं हर शब्द समझ सकता हूं, लेकिन जब वे वाक्य में हो तो मैं उन्हें नहीं समझ पाता। कमांडर और व्हाइट ईगल नेशन के प्रमुख ने एक दूसरे को देखा। कंट्री बेट के प्रमुख ने पूछा, क्या हमने अपनी सामान्य सार्वभौमिक भाषा ठीक से सीखी है? क्या उसने वांग टेंग का जिक्र नहीं किया? क्या उसने कहा कि वांग टेंग उसका मालिक था? क्या मैंने गलत सुना? देहाती सुओ के मुखिया ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए अनिश्चितता से पूछा। कंट्री स्टार के प्रमुख ने कहा, यदि आपने उन्हें गलत सुना है तो हो सकता है कि हमने भी उन्हें गलत सुना हो। हर कोई हैरानी में था। माहौल थोड़ा अजीब हो गया था। हार्डी, जो आकाश में तैर रहा था, अधीर होने लगा। वह शैडो असैसिन कबीले का एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा था।
फिर भी जब वह इस दूरस्थ ग्रह पर आया तो उसे बहुत ठंडा व्यवहार मिला। अगर वांग टेंग ने उसे यह आदेश नहीं दिया होता तो वह इन लोगों से बात ही नहीं करना चाहता। वह उन्हें ये समझाने के लिए कोई कदम उठाता कि उन्हें ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा का किस तरह सम्मान करना चाहिए। क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? हार्डी ने फिर उदासीनता से पूछा। भीड़ ने अपना संयम पुनः प्राप्त कर लिया। खांसी, चलो सीधे मार्शल योद्धा से पूछते हैं। मार्शल आर्ट के नेता ने अजीब तरह से खांसी। वह थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन फिर भी उसने अंत में अपने विचार व्यक्त किए। हाँ, हमें उससे सीधे बात करनी चाहिए। बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। ऐसे शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं का सामना करते समय हमेशा दोस्ताना व्यवहार करना बेहतर होता है। इसके अलावा उसकी क्षमता के आधार पर दूसरे पक्ष को उनके साथ समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब ये था कि उसकी बातें सबसे अधिक सच थीं। सीवी, इस संभावना के बारे में सोचकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। हालांकि उन्हें अपने आश्चर्य को दबाना पड़ा और दूसरे पक्ष से बातचीत करनी पड़ी। सर, मैं ग्लोबल यूनियन का प्रतिनिधि हूँ। मार्शल आर्ट के नेता की आवाज युद्धयान के प्रसारण सिस्टम से आए। उसने अपना परिचय दिया और एक सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर पूछा, क्या आपको वास्तव में वांग टेंग ने भेजा है? हार्डी को तुरंत दूसरे पक्ष की चिंता समझ में आ गई। वह बहुत शक्तिशाली था, इसलिए पृथ्वीवासियों को उस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। वह ये नहीं समझ पाया कि उसके स्वामी महान कियान साम्राज्य के कुलीन कैसे बन गए, जबकि वे इस पिछड़े ग्रह से थे जहां ग्रह स्तरीय मार्शल योद्धा भी नहीं थे। उसने उसे खरीदने के लिए बहुत बड़ी रकम भी खर्च की। एक पिछड़े ग्रह के योद्धा के पास इतना पैसा कहां से आया? संक्षेप में सब कुछ अजीब लग रहा था। हालांकि हार्डी चिढ़ गया था, लेकिन वह वांग टेंग की अवज्ञा नहीं कर सकता था। उसने अपनी अधीरता को दबाते हुए कहा, मेरे गुरु वांग टेंग ने मुझे यहां भेजा है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप आभासी ब्रह्मांड में जाकर उससे पूछ सकते हैं। मार्शल आर्ट के नेता और अन्य लोग अपने आश्चर्य को रोक नहीं पाए। इस बेहद शक्तिशाली मार्शल योद्धा को वांग टेंग ने भेजा था और उसने वांग टेंग को अपना गुरु कहा। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि पृथ्वी छोड़ने के बाद कुछ महीनों में वांग टेंग को क्या क्या सहना पड़ा। उसने इतना शक्तिशाली नौकर कैसे पाया? हालांकि उन्हें राहत भी महसूस हुई। ये शक्तिशाली मार्शल योद्धा कोई हमलावर नहीं था। यह एक अच्छी खबर थी। जहां तक आभासी ब्रह्मांड की बात है, उन्हें नहीं पता था कि यह क्या है। वे बाद में उससे पूछेंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। चूंकि वांग टेंग ने तुम्हें भेजा है, इसलिए कृपया युद्धक जहाज का पीछा करो और डोंगहाई में उतरो। हम वहां तुम्हारा इंतजार करेंगे, मार्शल आर्ट के नेता ने विनम्रता से उत्तर दिया। भले ही दूसरा पक्ष वांग टेंग का नौकर था, लेकिन उन्होंने उसके जैसे शक्तिशाली मार्शल योद्धा के साथ अनुचित व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की। वे उसे वह सम्मान देंगे जिसका वह हकदार था। हार्डी ने सिर हिलाया। उसने फिर कुछ नहीं कहा और न ही वह ब्रह्मांड अंतरिक्ष यान में वापस लौटा। उसके चारों ओर मौजूद युद्धक जहाजों को आदेश मिला और वे हार्डी का मार्ग दिखाते हुए डोंगहाई की ओर उड़ चले। हार्डी और QY-63 अंतरिक्ष यान पीछे पीछे आए। मार्शल आर्ट के नेता हार्डी की ओर तब अधिक आदर से देखने लगे जब उन्होंने देखा कि वह आसानी से उनके बेड़े का पीछा कर रहा है। कुछ समय बाद हार्डी और QY-63 अंतरिक्ष यान डोंगहाई में यूनियन भवन के सामने स्थित प्लाजा में उतरे। डोंगहाई में कई लोगों ने अंतरिक्ष यान को देखा, जिससे वहां भारी हंगामा मच गया। पृथ्वी पर ब्रह्मांड अंतरिक्ष यान क्यों है? कोई आश्चर्य नहीं कि डोंगहाई अलर्ट मोड में चला गया। ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या डोंगहाई अलर्ट मोड में चला गया? मुझे क्यों नहीं पता चला? तुम्हें क्यों पता? डोंगहाई अलर्ट पर रहने वाला अकेला देश नहीं है। मेरी मौसी के चचेरे भाई व्हाइट ईगल नेशन में हैं। उन्होंने कहा कि व्हाइट ईगल नेशन ने भी अलार्म बजाया है। पूरी धरती अलर्ट पर हो सकती है। सचमुच? क्या ये कोई एलियन आक्रमण है? मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर यह एलियन आक्रमण होता तो ब्रह्मांड का अंतरिक्ष यान इतनी आसानी से डोंगहाई में प्रवेश नहीं कर पाता। ओह ठीक है, वांग टेंग ने डोंगहाई के आसपास एक समूह बना रखा है। सामान्य एलियंस हम पर आसानी से आक्रमण नहीं कर पाएंगे। अरे, क्या आपको नहीं लगता कि यह अंतरिक्ष यान थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है? मार्शल आर्ट के नेता और अन्य लोग प्लाजा में इंतजार कर रहे थे। हार्डी QY-63 अंतरिक्ष यान के सामने उतरे। फिर आकाशीय मंच के मार्शल योद्धाओं का एक समूह अंतरिक्ष यान से उतरा। वहां कुल 50 लोग थे।
मार्शल आर्ट के नेता और अन्य लोगों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वे अचंभित थे। अरे बाप रे, ये कौन सी रचना है? ये सभी मार्शल योद्धा युद्ध की वर्दी पहने हुए थे और शक्तिशाली आभा छोड़ रहे थे। उनमें से हर एक यहाँ के लोगों को मिटाने के लिए पर्याप्त था। पृथ्वी पर सभी मार्शल योद्धा उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। अत्यंत भयानक। देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बोलती बंद हो गई। वे स्तब्ध रह गए। हार्डी ने भौहें सिकुड़ी, यहाँ नेता कौन है? धरती की भाषाओं से अलग लगने वाली आम सार्वभौमिक भाषा ने सभी को उनकी स्तब्धता से जगा दिया। सभी प्रमुखों ने मार्शल आर्ट के नेता की ओर देखा। उनका इरादा साफ था। वांग टेन जिया देश से हैं, आप सम्मान कर सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। मार्शल आर्ट के नेता असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वह आगे बढ़े और हार्डी को प्रणाम किया। फिर उन्होंने कहा, हम पृथ्वी पर विभिन्न देशों के प्रतिनिधि हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि वांग टेंग ने आपको आने के लिए क्यों कहा? मेरे मालिक व्यस्त हैं, लेकिन उन्हें चिंता है कि कोई पृथ्वी पर हमला कर देगा, इसलिए उन्होंने आपकी रक्षा के लिए मुझे पहले यहां भेजा है, हार्डी ने संक्षेप में बताया। मार्शल आर्ट के नेता और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। वे जानते थे कि वह ओलान फेडरेशन के लोगों की बात कर रहा था। क्या वांग टेंग वापस आ रहा है? उसे अगले कुछ दिनों में वापस आ जाना चाहिए। सभी लोग बहुत खुश थे। वांग टेंग का नौकर पहले से ही बहुत शक्तिशाली था। अगर वह व्यक्तिगत रूप से वापस आता तो उसके पास शायद और भी अच्छी खबरें होती। पृथ्वी जल्द ही ब्रह्मांड युग में प्रवेश कर पाती। हार्डी ने कहा, यदि आपके पास उसे बताने के लिए कुछ है तो आप व्यक्तिगत रूप से आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं। आभासी ब्रह्मांड क्या है? व्हाइट ईगल राष्ट्र के प्रमुख ने अनायास ही पूछा। हार्डी दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे। जैसा कि एक स्थानीय व्यक्ति से उम्मीद की जाती है, उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि आभासी ब्रह्मांड क्या है। मास्टर उनसे इतने अलग क्यों हैं, जबकि वे एक ही ग्रह से आते हैं? हार्डी ने असहाय होकर समझाया। राष्ट्र प्रमुखों को अंततः समझ में आ गया कि आभासी ब्रह्मांड क्या है। यह अद्भुत था। कितना प्रभावशाली। वहां एक आभासी ब्रह्मांड था जो ब्रह्मांड की वास्तविकता से पूरी तरह से अलग था। उन्हें पृथ्वी पर मौजूदा तकनीक के साथ इसकी कल्पना करना असंभव लगा। नहीं, ये सिर्फ साधारण तकनीक नहीं थी। इसमें कई तत्व थे जिन्हें वे समझ नहीं पाए। कोई बात नहीं, चूंकि आप आभासी ब्रह्मांड के बारे में नहीं जानते, इसलिए आपके पास कोई आभासी पहचान नहीं होगी। आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। हार्डी ने अपना सिर हिलाया। सब ठीक है। वांग टेंग जल्द ही वापस आ जाएगा, इसलिए हम उससे सीधे बात कर सकते हैं, मार्शल आर्ट के नेता ने कहा। हाँ, हार्डी ने सिर हिलाया। कृपया मेरे पीछे आइए, मैं आपके रहने की व्यवस्था कर देता हूँ। मार्शल आर्ट के नेता ने उनका स्वागत करने के लिए अपना हाथ उठाया। हार्डी उसके पीछे गया और पूछा, ये जगह शांतिपूर्ण लगती है। यहाँ कोई हमलावर नहीं है। हाँ, वर्तमान में कोई आक्रमणकारी नहीं है। वांग टेंग कैसा है? मार्शल आर्ट के नेता ने पूछा। मेरे गुरु एक उच्च स्तरीय सभ्यता के सरदार हैं। अब वे कोई साधारण मार्शल योद्धा नहीं रह गए हैं, हार्डी ने जटिल भाव से उत्तर दिया। वास्तव में वह असाधारण था। यदि नहीं तो उसके जैसा छाया हत्यारा उसके लिए काम क्यों करेगा? उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसका स्वामी प्रभावशाली था, एक उच्च स्तरीय सभ्यता का सरदार। उसने ये कर दिखाया। मार्शल आर्ट के नेता और अन्य लोग चौंक गए। उनकी भावनाएं भी जटिल हो गईं। वे जानते थे कि यह एक कठिन रास्ता है और इसमें सफलता की दर बेहद कम है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वांग टेंग को जोखिम उठाना ही था। पृथ्वी का भविष्य उसके कंधों पर सौंपा गया था। फिर भी उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह सफल हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसे गए हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन वह पहले से ही एक उच्च स्तरीय सभ्यता का सरदार बन चुका था। उसके संरक्षण में कई शक्तिशाली मार्शल योद्धा भी थे। यह अविश्वसनीय था। उनमें से कोई भी इस कार्य को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकेगा। आश्चर्य के बीच सभी के मन में वांग टेंग के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने का विचार आया, खासकर विभिन्न देशों के प्रमुखों के मन में। उनके पास देश जिया का लाभ नहीं था, इसलिए उन्हें वांग टेंग का पक्ष लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। नेताओं ने हार्डी और अन्य मार्शल योद्धाओं को उनके आवास डोंगहाई में वीआईपी गेस्ट हाउस में ले जाया। उन्होंने इन विदेशी मार्शल योद्धाओं का स्वागत करने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ सेवा का इस्तेमाल किया।
उन्होंने उनके साथ सिर्फ इसलिए अभद्र व्यवहार नहीं किया क्योंकि वे वान टेन के नौकर थे। इसी समय विभिन्न देशों के प्रमुखों ने हार्डी से वान टेन के बारे में अधिक जानने की कोशिश की। क्या मैं जान सकता हूं कि आप किस अवस्था में हैं? व्हाइट ईगल नेशन के प्रमुख ने पलकें झपकाते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। ब्रह्मांड मंच, हार्डी ने सहजता से उत्तर दिया। ब्रह्मांड मंच, हॉन्फना। सभी लोग हैरान थे। वे चौंक गए और सोचने लगे कि उन्होंने गलत सुना है। ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा। उन्हें ग्रहीय अवस्था के बाद के स्तर की कुछ समझ थी। वे जानते थे कि आकाशीय अवस्था और ब्रह्मांडीय अवस्था होती है। ये व्यक्ति एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा था। उनके सामने एक वास्तविक और जीवित ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा था। ऐसा लगा जैसे कोई महान व्यक्ति किताब से निकलकर आया हो। क्या वे सपना देख रहे थे? वह वान टेन का नौकर था। यह पागलपन था। उन्हें अपने जीवन पर ही संदेह होने लगा था। उनके बारे में क्या? व्हाइट ईगल राष्ट्र के प्रमुख ने अपनी लार निगल ली और हार्डी के पीछे मार्शल योद्धाओं को देखा। वे दिव्य स्तर के मार्शल योद्धा हैं। हार्डी ने उदासीन स्वर में उत्तर देते हुए भौहें सिकुड़ी। उसे यह बूढ़ा आदमी थोड़ा परेशान करने वाला लगा। व्हाइट ईगल नेशन का मुखिया एक बार फिर स्तब्ध रह गया। उसे थोड़ा उल्टी जैसा महसूस हुआ। दूसरे मुखिया भी इससे बेहतर स्थिति में नहीं थे। उनके आश्चर्य को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इससे पहले वे अभी भी अपने देशों पर गर्व करते थे कि उन्होंने कुछ गृह स्तरीय मार्शल योद्धाओं को तैयार किया है। हालांकि वान टेन ने एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा सेवक को भेजा। यह अतुलनीय था। इस अंतर ने उन्हें निराश कर दिया। इतना ही नहीं, इस ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धा के अलावा वहां 50 अन्य दिव्य स्तर के योद्धा भी थे। 50 दिव्य स्तर मार्शल योद्धा। राष्ट्रों के प्रमुखों को समझ में आ गया कि रसातल कैसा होता है। साथ ही वे खुद को भाग्यशाली मानते थे कि उन्होंने हार्डी और अन्य लोगों को नाराज नहीं किया। अगर उन्होंने मार्शल योद्धाओं के इस समूह को उकसाया होता तो पृथ्वी खत्म हो जाती। ये कुछ भी नहीं है। मुख्य सेना मास्टर के साथ आएगी। हार्डी ने जब उनके हैरान भावों को देखा तो वही ये वाक्य जोड़े बिना नहीं रह सका। इन मूल निवासियों को प्रोत्साहित करना काफी मजेदार लग रहा था। मुख्य सेना भीड़ के हाव भाव थोड़े बदल गए। वे एक दूसरे को घूरने लगे। ये व्यक्ति तो बस अग्रिम पंक्ति में था। जल्द ही कई अन्य मार्शल योद्धा भी वहां पहुंचने वाले थे। नेता ठीक से सोच नहीं पा रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने वान टेन को कमाका है। ये